एरर आइडेंटिफिकेशन के क्वेश्चन के अंदर आप लोगों ने करना क्या होता है, ऊपर इंस्ट्रक्शंस गिवन है, मैं बता देता हूँ। इन क्वेश्चन के अंदर लिखा मेंशन है कि आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स एन एरर। आपने सिर्फ वो पार्ट बताना होता है सेंटेंस का कि किस में एरर है। अगर कोई एरर नहीं है तो फिर नो एरर का मतलब ये होता है कि ऑप्शन ई, यानी ऑप्शन ई स्टैंड्स फॉर नो एरर, के इसके अंदर कोई एरर मौजूद नहीं है और पूरे का पूरा जो सेंटेंस है वो करेक्ट है। तो हम सेंटेंस को रीड आउट करते हैं, सेंटेंस को हम लोग पढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं उस सेंटेंस के अंदर के जो सेंटेंस है उसमें क्या कोई एरर मौजूद है, और अगर उसके अंदर कोई एरर प्रेजेंट है तो वो एरर जो है उसकी रीजन क्या है। तो रीजन को समझना जो है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको रीजंस पता होंगी तो आप डिफरेंट सेंटेंसेस के ऊपर जो है ना उन रूल्स को अप्लाई कर सकोगे एंड यू विल बी एबल टू मार्क द करेक्ट आंसर इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो इस तरह से ये जो है ना ये वर्क करता है। तो पहला क्वेश्चन है इसका आइडेंटिफिकेशन का पहला पार्ट है, द रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट ए हैज शोन सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द एफिशिएंसी ऑफ द डिवाइस डिस्पाइट अर्लियर प्रेडिक्शन सजेस्टिंग फेलियर। ठीक है, अब द रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, अगर आप स्टार्ट में सेंटेंस पे गौर करें तो यहाँ पे द वर्ड है द रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट हैज शोन, हैज नहीं आएगा फिर इसके साथ। जब रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट की आप बात कर रहे हैं तो हैज नहीं आएगा, रिजल्ट्स क्या है, इन इटसेल्फ प्लूरल है। जब ये प्लूरल है तो प्लूरल के साथ आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, प्लूरल के साथ आपके साथ यहाँ पर क्या आएगा, प्लूरल के साथ तो हमेशा हैव आता है थोड़ी आता है। तो ये मिस्टेक है जिसको मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। उसमें आपको करेक्ट नहीं करना होगा सेंटेंस को, रादर आपने सिर्फ मिस्टेक को पॉइंट आउट करना होता है, और अगर कोई एरर नहीं है किसी सेंटेंस के अंदर तो वो ऑप्शन ये बनता है विच मीन्स नो एरर। Neither the committee members nor the chairperson have agreed to address, मुझे यहीं पे मिस्टेक पता चल गई है। Neither the committee members nor the chairperson have agreed to address the concerns raised by the audience during the final session। देखिए, ईदर और नॉर के अंदर, आइदर या और के अंदर आपने क्या करना होता है कि आप मेरा सब्जेक्ट को देखते हैं और उसके मुताबिक फिर आप सिंगुलर प्लूरल के तौर पे उसको आप डील करते हो। तो नीदर ऑफ द कमेटी मेंबर्स, तो ये तो प्लूरल है और द कमेटी मेंबर्स इन इटसेल्फ इज प्लूरल। अब यहाँ पे है नॉर द चेयरपर्सन, नॉर के बाद जो यहाँ पे सब्जेक्ट यूज हो रहा है वो चेयरपर्सन का सब्जेक्ट यूज हो रहा है। अब चेयरपर्सन इन इटसेल्फ क्या है, ये सिंगुलर है। चेयरपर्सन एंड सेल्फ क्या है, सिंगुलर है। जब सिंगुलर है तो उसके साथ हैव थोड़ी आएगा, हैज आएगा। सिमिलर मिस्टेक जो कि ऊपर भी हुई है, सिर्फ यहाँ पे ऑपोजिट हुआ हुआ है काम। तो जब ये सिंगुलर है तो हैव नहीं आएगा, हैज आएगा। तो इसके अंदर आप क्या करते हैं, नियरेस्ट सब्जेक्ट को देखते हैं। तो नीदर के साथ जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है वो कमेटी मेंबर्स है, और नॉर के साथ जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है वो चेयरपर्सन है। ठीक है, वो क्या है, वो चेयरपर्सन है। तो द कंसर्न्स रेज्ड बाय द ऑडियंस, कंसर्न प्लूरल है, कोई मसला नहीं है, ड्यूरिंग द फाइनल सेशन। आगे भी ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। तो मिस्टेक जो है इसको मैंने ब्लू में हाईलाइट किया है, तो पार्ट बी के अंदर जो है ना मिस्टेक है, क्योंकि ये बी से पहले लिखा हुआ है। तो ए का मतलब क्या है, ए से पहले का पार्ट ऑफ द सेंटेंस। बी का मतलब क्या है, ए और बी के बीच का। सी का मतलब क्या है, सी और बी के बीच का। और डी का मतलब है ये सारा पार्ट एंडिंग। और ई कब होगा, जब नो एरर होगा। तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो हमारे पास राइट चॉइस है। द कंपनी अलॉन्ग विद इट्स इंटरनेशनल पार्टनर्स, द कंपनी, अब सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, द कंपनी है। द कंपनी along with its international partners is planning to introduce, कंपनी क्या है, सिंगुलर वर्ब के तौर पर ट्रीट होगा ना, कलेक्टिव नाउन है ना, सिंगुलर के तौर पर ट्रीट होगा। ठीक है, कलेक्टिव नाउन है। तो यहाँ पे इज प्लानिंग आएगा या वॉज प्लानिंग आएगा, डिपेंडिंग अपॉन के सेंटेंस पास्ट में या प्रेजेंट में। तो यहाँ पे पास्ट में तो वॉज प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस करना चाहिए। द कंपनी अलॉन्ग विद इंटरनेशनल पार्टनर्स इज प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस, अगर ये प्रेजेंट में चल रहा होता, और अगर पास्ट में जैसे यहाँ पे चल रहा है तो फिर आएगा वॉज प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस, तो वर नहीं आएगा। ये वर की मिस्टेक है यहाँ पर। ठीक है, each of the participants were required, each of the participants was required to submit their reports before the evaluation panel began its final review. The judge instructed that all the evidence be presented clearly, but the witnesses was unable, witnesses क्या है, प्लूरल है, विटनेस एक होता है, गवाहान को कहते हैं। विटनेस इज सिंगुलर, विटनेसेस इज प्लूरल, तो ये प्लूरल है। जब ये प्लूरल है तो वर अनेबल टू रिकॉल सेवरल क्रूशियल डिटेल्स, क्रूशियल मींस इंपॉर्टेंट डिटेल्स, क्रिटिकल डिटेल्स। ठीक है, तो साथ थोड़ी सी वोकैबुलरी बिल्डअप हो जाए, ये भी बता दिया।
आपके पेपर में जो एरर आइडेंटिफिकेशन का पोर्शन है मॉक एग्जाम के अंदर, मैंने सिमिलर पैटर्न के ऊपर इसको ऐड किया है, और इससे आपको आइडिया हो गया है कि मिस्टेक जो होती है वो ग्रामेटिकल कैसे आपने पॉइंट आउट करनी है। तो फर्दर प्रैक्टिस भी करनी है आपने, जो आपके पोर्टल के ऊपर लेक्चर्स प्रेजेंट है उनसे भी करनी है, या यूट्यूब के ऊपर जो प्ले लिस्ट की बनी हुई है आप उनसे भी हेल्प आउट ले सकते हो जहां से आपको बेहतर लगे। अच्छा जी, सिनोनिम है एक्यूट का, जो भी रिसेंट एग्जाम हुआ है उसके अंदर ये वर्ड फिर रिपीटेड था, लास्ट ईयर के भी इनके एग्जाम में रिपीटेड रहा है। एक्यूट, एक्यूट का मतलब हमने बताना है, सिनोनिम्स हमने बताने हैं। सो एक्यूट मीन सीरियस, वीक, माइनर या डल। सो एक्यूट मीन वेयर, सीरियस, इंटेंस, इट हैज अ लॉट्स ऑफ synonyms। सीरियस जो है बहरहाल वो यहाँ पे राइट चॉइस बनता है। benevolent, benevolent मीन्स काइंड, काइंड हार्टेड, फॉरगिविंग, ठीक है, और जिसको लोगों का ख्याल होता है। सो benevolent मीन्स काइंड। लाइजॉन या लियाजन भी इसको पढ़ते हैं, डिफरेंट तरीके से इसको प्रोनाउंस किया जाता है। सो लाइजन का मतलब क्या होता है कि आपने एक ग्रुप बनाया हुआ है सिमिलर अप्रोच का, सिमिलर लोगों का जो कि सिमिलर चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। सो उस ग्रुप को आप लाइजॉन का नाम देते हैं। इट मीन्स कनेक्शन, इट मीन्स कनेक्शन। अब ये बड़ा कंफ्यूजिंग एग्रीमेंट का वर्ड भी है, बहरहाल एग्रीमेंट नहीं होता, ये कनेक्शन होता है। आप अगर लेट से वो स्टूडेंट्स जो कि लेट से फॉर एग्जांपल एंट्रेंस टेस्ट की गाइडलाइन के लिए कोई ग्रुप बनाते हैं, कोई ताल्लुकात बनाते हैं, तो वो लाइजन कहलाएगा। वो लाइजन बना हुआ है कि जो कि स्टूडेंट्स को गाइडलाइंस दे रहा है रिगार्डिंग देयर एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन या रिगार्डिंग देयर जो प्रोसेस है अप्लाई करने का डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में। सो लियाजन मींस लिंक, कनेक्शन, अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, जो कि सिमिलर मोटिव के ऊपर काम कर रहे हैं, सिमिलर एम के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो ग्रुप ये कहलाएगा। ब्रिटल मींस, सो ब्रिटल इज समथिंग विच इज वेरी इजीली प्रोन टू ब्रेकिंग, ठीक है, विच कैन इजीली बी ब्रोकन डाउन। सो ब्रिटल मींस फ्रेजाइल, नाजुक होता है जो चीज बहुत ज्यादा, ठीक है। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर का मतलब क्या है? हिडन, ब्राइट, पॉलिश्ड, जॉयफुल। ऑब्सक्योर मींस अनक्लियर। तो यहाँ पे वर्ड क्या बनता है? हिडन बनता है। तो ये इसका सिनोनिम है। और भी सिनोनिम मेंटेनेंस प्रैक्टिस करने हैं, बट ये क्योंकि एक मॉक एग्जाम है, बिफोर एग्जाम, ताकि आप अपनी चीजें प्रैक्टिस कर सको, तो ये है। अब एंटोनिम्स बताने हैं। विजिलेंट, विजिलेंट का मतलब होता है ऐसा शख्स जो कि बहुत ज्यादा केयरफुल है, बहुत ज्यादा वॉचफुल है, बड़ा देख के काम करता है। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? केयरलेस। दिस विल बी द ऑपोजिट ऑफ इट। एंटोनिम ये इसका बन जाएगा केयरलेस, ठीक है। अलर्ट जो है वो विजिलेंट का मीनिंग है, वॉचफुल, केयरफुल, ये सारे के सारे इसके मीनिंग है, मीनिंग्स है। हमने एंटोनिम बताना है। रिवोक, रिवोक का ऑपोजिट अब हमने बताना है। अच्छा, रिवोक का मतलब क्या होता है कि रिवोक का मतलब होता है किसी चीज को आप एंड कर दो, अबॉलिश कर दो, कैंसिल कर दो, ठीक है। कोई लॉ था किसी कंट्री में, अगर वो अबॉलिश हो गया तो कहेंगे रिवोक हो गया, एंड कर दिया, खत्म कर दिया, खात्मा कर दिया उसका। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? अप्रूवल, अप्रूव कर लेना, ठीक है। तो हमने ऑपोजिट मार करना था ना, हमने तो एंटोनिम मार करना है यहाँ पे। टेंजेबल, टेंजेबल का मतलब क्या होता है? पहले मतलब देख लेते हैं टेंजेबल का। तो टेंजेबल मीन्स कि ऐसी कोई चीज जिसको आप टच कर सकते हो, जो इन रियल एग्जिस्ट करती है, जो फिजिकली एग्जिस्ट करती है, जिसको आप टच कर सकते हो, टेंजेबल है। तो टेंजेबल एसेट है। जैसे ये मेरा लैपटॉप जो है जिस पर मैं क्लासेस ले रहा हूँ, ये जो टैब है, दे आर टेंजेबल एसेट्स, ठीक है। इनको टच किया जा सकता है, विजिबल होते हैं, और उनको फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट जो है ना, वो इसका क्या बनेगा? ऑपोजिट बनेगा। तो टेंजेबल का मतलब है फिजिकल या टचेबल। पहले तो इसका मीनिंग देख लेते हैं, टचेबल। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो जाएगा? अनटचेबल, ऐसी चीज जो कि आइडिया है, लेट से, तो एब्स्ट्रैक्ट कहलाएगा। सबमिसिव, अब सबमिसिव का जो है ना, हमने क्या बताना है? हमने उसका ऑपोजिट बताना है। तो सबमिसिव मीन्स ओबीडियंट, मीनिंग उसका बनता है ओबीडियंट, बात को मानने वाला। डोमिनेंट जो है ना, वो क्या हो जाएगा? वो उसका ऑपोजिट हो जाएगा। ट्रांसपेरेंट, क्लियर, इसमें से लाइट पास ऑन हो सकती है, इसमें से चीजें गुजर सकती हैं, तो क्लियर बनता है इसका मीनिंग। ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ओपेक। अब एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है,
तो वो ओपेक होगा ना, उसमें से लाइट तो नहीं पास ऑन होगी। लेट्स से मेरे पास एक सॉलिड, एक बॉडी है ये, तो इसमें से लाइट तो पास ऑन नहीं होगी, इसमें लाइट तो नहीं गुजर सकती है। ठीक है, तो क्या होगा कि जब इसमें से लाइट नहीं पास ऑन हो सकती तो शेडो कास्ट करेगा, तो ओपेक कहेंगे इसको। ठीक है जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है, हिज कमेंट्स वर हाईली डेरोगेटरी। अब यहाँ पे हमने करना क्या है कि हमने कंटेक्चुअल मीनिंग ढूंढना है हाईलाइटेड वर्ड का इन द सेंटेंस। ठीक है, हाईलाइटेड वर्ड का हमने कंटेक्चुअल मीनिंग ढूंढना है। ठीक है, हिज कमेंट्स वर हाईली डेरोगेटरी। ठीक है, डेरोगेटरी का मतलब होता है कि किसी को बेइज्जती करना, इंसल्टिंग, डिसरिस्पेक्टफुल। आप ये कह सकते हो डिसरिस्पेक्टफुल, डिसरिस्पेक्टफुल, सो डिसरिस्पेक्टफुल, इंसल्टिंग। द इंस्ट्रक्शन वर एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है ऐसी चीज जो कि वाजिया तौर पे है, जो कि क्लियर है, इजी टू अंडरस्टैंड है, डिफरेंस क्लियरली स्टेटेड है। मैंने वर्ड यूज किया ना वाजिया तौर पे, तो मीनिंग इसका क्या बन जाएगा, क्लियर। एक्सप्लिसिट अलग अलग बात हो, यानी मैं एक बात करूं तो मेरा फर्स्ट सेंटेंस जो है वो आपको क्लियरली समझ आए, आपको पता चले कि भाई किस चीज के अंदर एक सेंटेंस कहाँ पे खत्म हो रहा है, एक बात ये कहाँ पर एंड करें, दूसरी बात कहाँ पे स्टार्ट करें, तो कहते हैं एक्सप्लिसिट। हर एंगर वॉज ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट मीन्स चेंजिंग, ट्रांजिशन से निकला है ये वर्ड, ट्रांजिएंट कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग। तो हर एंगर वॉज ट्रांजिएंट। ठीक है, हर एंगर वॉज ट्रांजिएंट। ठीक है, सो अब यहां पर हमने क्या करना है कि कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग है तो मीनिंग बताना है, यस, तो मीनिंग बताना है। तो मीनिंग इसका क्या होगा, मीनिंग इसका होगा टेम्परेरी। और ऑपोजिट इसका क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे अब ऑपोजिट मार करना था, मैं ऊपर मेंशन करना भूल गया, क्योंकि अब यहाँ पे हमने कंटेक्चुअल जो वर्ड है उसका कंटेक्चुअल ऑपोजिट कौन सा बनेगा, तो वो हमने बताना था, यहाँ पे ऑपोजिट बताना था। तो यहाँ पे ये एक इशू है कि मेंशन नहीं है कि अब यहाँ पे ऑपोजिट बताना है, तो ऑपोजिट इसका परमानेंट हो जाएगा। तो परमानेंट इसका ऑपोजिट है, याद रखिएगा। तो ऑफिसर गेव अ स्टर्न वार्निंग। स्टर्न का मतलब होता है स्ट्रिक्ट वार्निंग, स्ट्रिक्ट वार्निंग। ठीक है, स्ट्रिक्ट वार्निंग, तो गेव अ स्ट्रिक्ट वार्निंग। ठीक है, स्ट्रिक्ट वार्निंग, ऑपोजिट इसका रिलैक्स्ड हो जाएगा। देयर प्लान कोलैप्स ड्यू टू ग्रेव मिस्टेक। ग्रेव कहते हैं कि ऐसी मिस्टेक जो कि बहुत ज्यादा सीरियस है। ठीक है, बहुत ज्यादा सीरियस है, तो ग्रेव मिस्टेक, सीरियस मिस्टेक, अनफॉरगिवेबल मिस्टेक, ये आप कह सकते हो। ऐसी गलती जिसका अजाला नहीं है, इसकी माफी नहीं है। नेक्स्ट इज एनोलॉजीज। एनोलॉजीज में करना क्या होता है कि आपके पास एक पेयर ऑफ वर्ड जो है वो गिवन होता है, सबसे पहले आप उस पेयर ऑफ वर्ड का आपस का रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं। इनका रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के बाद आपने क्या करना है कि जो गिवन पेयर ऑफ वर्ड है उसको आपने कंप्लीट करना है, या फिर आपने गिवन पेयर ऑफ वर्ड जो उसी रिलेशनशिप के ऊपर है, आपने उसको जो है ना वो चूज करना है। तो आर्किटेक्ट बिल्डिंग, सो आर्किटेक्ट डिजाइन्स अ बिल्डिंग, एन ऑथर इज नॉट अ रीडर। ठीक है, एन ऑथर इज द वन हु राइट्स अ बुक, हु कंपाइल्स अ बुक। जिस तरह से एक आर्किटेक्ट जो बिल्डिंग क्रिएट करता है, इसी तरीके से ऑथर क्या करता है, वो बुक क्रिएट करता है। तो यहाँ पे क्रिएशन का रिलेशनशिप है ना बीच में, उसकी क्रिएटिविटी का रिलेशनशिप है बीच में। कीबोर्ड टाइपिंग, कीबोर्ड से टाइप किया जाता है, पर्पज है। तो ब्रश से क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है, पेंटिंग। दिस वाज सुपर इजी। अच्छा, एक बात याद रखना है कि समटाइम्स ना बड़ी क्लोज चॉइसेस होती हैं, उनको आपने देख लेना है कि बहुत ज्यादा समटाइम्स क्लोज चॉइसेस होती हैं। नॉलेजेस डिफिकल्ट नहीं होती, सबसे पहले रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है गिवन पेयर ऑफ वर्ड का, फिर आपने देखना है कि कौन सा आंसर बन रहा है। रूट ट्री, सो रूट ट्री, ट्री की जो फाउंडेशन होती है, जो सारे का सारा उसका स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, दैट इज सपोर्टेड बाय द रूट्स। तो फाउंडेशन एक बिल्डिंग की क्या है, उसकी फाउंडेशन के ऊपर सारे का सारा स्ट्रक्चर खड़ा है। पहले फाउंडेशन उसकी बिल्डअप होगी, उसके ऊपर सारा वो स्ट्रक्चर खड़ा होगा, चाहे वो कोई घर है, कोई टावर है, कोई प्लाजा है, कोई फार्म हाउस है, किसी भी तरह की बिल्डिंग है।
वाइज फुलिश। अब यहाँ पे अगर रिलेशनशिप स्टैब्लिश करें तो ऑपोजिट है एक दूसरे का, तो यहाँ पे भी अब हमने ऑपोजिट ढूंढना है। जनरस का तो मीनिंग है काइंड, ये इसका ऑपोजिट नहीं है। स्टिंगी, यस स्टिंगी का एक वर्ड मुझे नजर आया, ये इसका ऑपोजिट बनता है। इसका मतलब होता है माइजर, कंजूस, ये इसका ऑपोजिट बनता है, तो इसलिए ये आ जाएगा। आई सी, अब अगेन पर्पज है। आई जो है वो, आईज जो है वो साइट के लिए यूज होती है, देखने के लिए यूज होती है। एयर जो है वो हेयर करने के लिए, सुनने के लिए यूज होता है। दिस वन वाज सुपर इजी। समटाइम टर्मिनोलॉजीज इजी होंगी, समटाइम्स थोड़ा सा ट्रिकी इन सेंस इस तरह होती हैं कि जो चॉइसेस होती हैं वो चॉइसेस उनके बीच में बहुत ज्यादा क्लोज होती हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड जो गिवन पेयर ऑफ वर्ड है उसका क्या रिलेशनशिप है, पहले वो स्टैब्लिश करें, फिर क्लोजेस्ट ढूंढें उसमें से कौन सा बनता है। कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज पे अब हम चलते हैं। कह रहे हैं मॉडर्न वर्क प्लेसेज rely on artificial intelligence to handle repetitive tasks. While this improves efficiency, it also raises concerns about security and dependence on technology. Experts argue that AI should assist humans, not replace them, and emphasize the importance of developing skills that machines cannot replicate. सो पैराग्राफ है, इसको हमने पैराग्राफ को रीड आउट करेंगे, फिर हम इसके आंसर्स देंगे क्वेश्चंस के। देखिए क्वेश्चन इसमें से डायरेक्टली भी पूछे जा सकते हैं, इनडायरेक्टली भी पूछे जा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं कि जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपकी आज भी उस पैराग्राफ के अंदर मेंशन है, एग्जैक्ट वही इन्फॉर्मेशन वो नीचे आपसे पूछ रहा हो। समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि आपसे जो इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है वो इनडायरेक्ट है, वो आपने कंसीव करनी है फ्रॉम द गिवन पैराग्राफ और फिर आपने उसका आंसर देना है। सो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि ये जो गिवन पैराग्राफ है इसकी मैं एक्सप्लेनेशन आपको दे देता हूँ। इसको मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें क्या क्या वर्ड्स हैं, थोड़ी सी आपसे आपको एडवांटेज उसका ये होगा कि आपकी वोकैबुलरी भी बिल्डअप हो जाएगी। फिर हम क्वेश्चन के आंसर्स करेंगे। तो कह रहा है मॉडर्न वर्क प्लेसेस इंक्रीजिंगली rely on artificial intelligence to handle repetitive tasks. Rely means to depend। तो rely का मतलब क्या, टू डिपेंड। रेपिटेटिव टास्क जो कि बार बार रूटीन टास्क हैं, जो बार बार सेम टास्क आप रिपीट कर रहे हो। While this improves efficiency, it also raises concerns about job security and dependence on technology। कह रहा है कि यहाँ पर ये चीज जो है एफिशिएंसी को इंक्रीज कर रही है, लेकिन वो कंसर्न्स रेज कर रही है। किस बात के ऊपर कंसर्न्स रेज कर रही है कि डिपेंडेंस टेक्नोलॉजी पे क्या है। एक्सपर्ट्स आर्ग्यू दैट, एक्सपर्ट्स इस बात पर डिबेट करते हैं कि एआई शुड असिस्ट ह्यूमंस, एआई जो है वो ह्यूमंस की हेल्प करे। असिस्ट का मतलब क्या, हेल्प करे और उनको रिप्लेस ना करे। यानी वो हमारे काम को इजी तो बनाए बट हमें रिप्लेस ना करे। एंड एम्फेसाइज, एम्फेसाइज का मतलब होता है किसी बात के ऊपर स्ट्रेस देना, ठीक है, किसी चीज की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करना, ठीक है, स्ट्रेस देना। इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपिंग स्किल्स एंड मशीन कैन नॉट रेप्लीकेट। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि उन स्किल्स को सीखें कि जिनको मशीन जो है वो रेप्लीकेट नहीं कर सकती। व्हाट इज बीइंग रिलाइड अपॉन इन वर्क प्लेसेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, वो रिपीटेड टास्क को क्या करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से करें। तो कुछ क्वेश्चन मैंने बिल्कुल एज इट इज वहां से उठाए हुए हैं, और कुछ क्वेश्चन जिस तरह से पेपर में होते हैं कि आपने कंसीव करके इन्फॉर्मेशन देनी होती है। बेनिफिट क्या एआई का, हायर सैलरीज एंड नो ग्रेटर एफिशिएंसी, यस ये मेंशन था इन द सेकंड लाइन। व्हाट कंसर्न इज रेज्ड, इंक्रीज ट्रैवल, नो जॉब इनसिक्योरिटी, यस दिस इज द कंसर्न व्हिच इज रेज्ड कि क्या है कि एआई जो है वो ह्यूमंस को रिप्लेस कर रहा है। व्हाट डू एक्सपर्ट्स बिलीव एआई शुड डू, रिप्लेस वर्कर्स, नो इट शुड असिस्ट ह्यूमंस rather than replacing them. So AI should assist humans, should help them. What skills are emphasized? Repetitive tasks, no. Mechanical skills, no. Human exclusive abilities, yes। ऐसी abilities जिनको मशीन जो है वो रेप्लीकेट नहीं कर सकती। उसने कहा ना कि वो abilities बनाए कि जिनको मशीन जो है वो रेप्लीकेट नहीं कर सकता। टोन ऑफ द पैसेज क्या है, बैलेंस्ड है, ह्यूमरस है, एंग्री है या ड्रामेटिक है। तो टोन जो है वो यहाँ पर क्या है, बैलेंस है, न्यूट्रल टोन है। रीजन क्या है कि देखिए उसने हमें ये भी बताया है कि एआई से क्या हो रहा है। उसने कहा जी एआई जो है ना, उसने वर्क को बड़ा मॉडर्नाइज कर दिया है। जो रिपीटेटिव टास्क हैं उनको बड़ा एफिशिएंटली वो क्विकली करके हमें दे देता है। लेकिन साथ ही उसने उसके ड्रॉबैक्स भी बताए हैं, और ना सिर्फ ये कि ड्रॉबैक्स बताए हैं बल्कि उसने साथ ये भी बताया है कि कौन सी स्किल्स जो है ना वो सीखना जरूरी है। तो ओवरऑल उसने अपनी तरफ से हर चीज को कवर अप करने की कोशिश की है। तो न्यूमरल और बड़ी बैलेंस, न्यूट्रल और न्यूमरल क्या किया मैं, न्यूट्रल और बड़ी बैलेंस अप्रोच जो है ना वो इस पैसेज के अंदर है। तो इस तरह से इंटरेक्ट क्वेश्चन भी समटाइम पूछा जाता है। सूटेबल टाइटल क्या होगा, जॉब इन स्पेस, नो। राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यस समहाउ ये कहा जा सकता है, लेकिन हम बाकी ऑप्शन देते हैं। एंड ऑफ ह्यूमन जॉब्स, नहीं ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन नहीं है, ऑल्दो रेलेवेंट तो है बट बेहतर नहीं है। मशीन्स एंड म्यूजिक, नो। मेन आइडिया क्या है, एआई मस्ट बी बैंड। उसने ये नहीं कहा कि एआई को बैन करने, उसने ये भी नहीं कहा
कि एआई जो है ना वर्कर्स को रिप्लेस कर दे, उसने कहा यस ये एक कंसर्न है, लेकिन उसने कहा कि एआई सपोर्ट करे हमारे काम को, लेकिन डोमिनेट ना करे, यानी हमें असिस्ट तो करे लेकिन डोमिनेट ना करे उसको। ठीक है जी। अच्छा, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड रेफरेंस। तो रेफरेंस के स्पेलिंग हमने करेक्ट चूज करने। रेफरेंस में सिंगल एफ होता है और फिर उसके बाद आर भी आगे सिंगल लगी होता है, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि एफ तो सिंगुलर है लेकिन आर डबल है। दीज आर द करेक्ट स्पेलिंग रेफरेंस। रेफरेंस। एप्रिशिएट। एप्रिशिएट। APPRE। यहां तक तो सारे ठीक हैं, हमें सारे ठीक लग रहे हैं। APPRECIATE। सो ऑप्शन बी जो है ना दिस इज द करेक्ट वन, क्योंकि सी के अंदर सी डबल है और इसके अंदर, तो ये तो इसलिए रॉन्ग है कि भाई आया आ गया, तो ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, और ये स्टार्ट में इनकरेक्ट था क्योंकि उसमें सिंगल पी था। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड सुपरसीड। सुपरसीड सी के साथ नहीं लिखा जाता बल्कि एस के साथ लिखा जाता है, सुपरसीड। सो SUPERSEDE। तो सुपरसीड जो है ना ये चीज, ये वर्ड जो है वो बनता है। ठीक है। सुपरसीड का मीनिंग भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सुपरसीड का मतलब ये होता है कि किसी चीज को रिप्लेस कर लेना, मुतबादिल, किसी चीज का मुतबादिल, रिप्लेस कर लेना किसी चीज को। सो ये कह सकते हो कि टेक प्लेस ऑफ समथिंग और समबडी। अगर एक नई टेक्नोलॉजी आ गई, पुरानी टेक्नोलॉजी को उसने रिप्लेस कर दिया, तो हम कहेंगे कि उसने उसको सुपरसीड कर दिया। ठीक है। डिस्प्लेस कर दिया, ओवरथ्रो कर दिया, ये भी कह सकते हैं। अच्छा जी, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बतानी है क्वेश्चन नंबर 37 और 38 में आपने। शी डैश द टास्क बाय द टाइम वी अराइव। अब अगर आप गौर करें तो ये परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट के एक्शन को बता रहा है। कैसे पता चलेगा? क्योंकि इसमें दो पास्ट एक्शन है, बाय द टाइम वी अराइव। तो जब दो पास्ट एक्शन हो तो उसमें एक जो है ना वो परफेक्ट पे चला जाता है, ये याद रखना आप। तो शी हैड कंप्लीटेड द टास्क बिफोर वी अराइव, हैड कंप्लीटेड। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें टाइम प्रेजेंट नहीं है। हाँ, ये कहा गया है कि हमारे अराइवल से पहले, एक इवेंट से पहले उसने बात की है, कैसा है। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है जी, इफ ही डैश अर्लियर ही वुड हैव कॉट द ट्रेन। इफ, अब ये कंडीशनल है, इफ आ गया ना, इफ आ गया तो थर्ड कंडीशनल है, तो हैड लेफ्ट आएगा। इफ ही हैड लेफ्ट अर्लियर ही वुड हैव कॉट द ट्रेन। अगर तो वो पहले निकल लेता तो ट्रेन पकड़ लेता। शी रिफ्यूज टू आर्ग्यू एनी फर्दर। उसने मजीद बहस करने से करना जो है मुनासिब नहीं समझा। डैश शी फेल्ट इट वाज पॉइंटलेस बिकॉज शी फेल्ट, अब रीजन है ना, उसने क्यों नहीं बहस की आगे, उसने आर्ग्यू या डिबेट क्यों नहीं किया, क्योंकि उसने देख लिया, जान लिया कि ये पॉइंटलेस है, कोई फायदा नहीं है। द मैनेजर एक्टेड पोलाइटली डैश ही वाज एक्सट्रीमली frustrated even though he was exam the manager was extremely frustrated, yet he acted politely, so it means कि even though he was extremely frustrated तो फिर भी उसने बड़ा जो है ना वो पोलाइट मैनर में जो है वो ऐड किया है। सिनोनिम्स का पोर्शन है। ठीक है, सो कंप्लीट हम लोग इसमें चीजें देखेंगे जो हमारे पेपर से रेलेवेंट है। तो सिनोनिम्स का पोर्शन है फोर्टिफाइड। फोर्टिफाइड का मतलब क्या होता है? ठीक है, फोर्टिफाइड का हमने सिनोनिम बताना है। तो फोर्टिफाइड का सिनोनिम होता है किसी चीज को स्ट्रेंथन करना। फोर्ट से निकला है, फोर्ट किस लिए होता है? डिफेंस पर्पजेस के लिए बनाया जाता है फोर्टिफाइड। ठीक है, तो फोर्टिफाइड का मतलब क्या है? फोर्टिफाइड का सिनोनिम क्या है? फोर्टिफाइड का सिनोनिम है, यहाँ पे जो चॉइस बनती है वो स्ट्रेंथन बनती है। फोर्टिफाइड का मतलब ये है कि एक ऐसी जगह बना ली जाए कि जो क्या हो कि बाकी सबको, बाकी जगह से आप, बाकी लोगों से आपको या बाकी चीजों से आपको क्या करे, वो आपको प्रोटेक्शन दे। तो फोर्ट से निकला है ये वर्ड, फोर्टिफाइड कर लेना यानी स्ट्रेंथन कर लेना, प्रोटेक्शन देना। ठीक है, सो इसको आप ये भी कह सकते हो टू सिक्योर और टू प्रोटेक्ट या प्रोटेक्शन। ठीक हो गया, सराउंड कर लेना, आप किसी चीज को मजबूत कर लेते हो अपने इर्द गिर्द। ठीक है, इसके लिए एक और वर्ड काफी अच्छा जो कि यूज किया जा सकता है वो री इन्फोर्स का है, मजबूत बनाना या कंसोलिडेट करना। ठीक है, तो ये ज्यादा से ज्यादा सिनोनिम्स इसलिए साथ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ताकि अगर पेपर के अंदर चॉइस में चेंज हो जाते हैं, जो कि डेफिनेटली होंगे, तो वो आपको याद हो। सिनोनिम ऑफ फो, फो का मतलब क्या होता है? एनिमी, एनिमी को कहते हैं।
दुश्मन को कहते हैं। ठीक है, सो फो, फो का मतलब क्या है? एनिमी, आपका दुश्मन। ठीक है, सो फो का सिनोनिम जो है वो क्या बनता है? फो का जो सिनोनिम बनता है वो एनिमी बनता है। इसका अलावा इसके लिए वर्ड आप ओपोनेंट का भी यूज कर सकते हैं। ओपोनेंट, ओपोनेंट, राइवल भी कहा जा सकता है इसको। ठीक है, तो ये वर्ड जो है वो आप इसके लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज एक्यूट। एक्यूट मीन्स शार्प। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड वर्ड इन देयर इंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन। एक्यूट, शार्प। ये इस दफा फिर फेज वन, जो अभी तक कराची का फेज वन का स्प्रिंग 2026 का टेस्ट हो चुका है, तो वहां पर भी ये वर्ड दोबारा रिपीट हुआ है BUKC के अंदर। तो लाजमी नहीं है कि सबका दोबारा सेम ही टेस्ट आएगा, लेकिन उनके पूल ऑफ क्वेश्चन में है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में तो रैंडमली चीजें जनरेट होके आती हैं, तो दिस कैन बी इन योर एग्जाम इंशाल्लाह। एक्यूट, तो एक्यूट का सिनोनिम एक और आप लिखें, इंटेंस। ठीक है, एक्यूट मींस इंटेंस। सो एक्यूट, एक्यूट मींस इंटेंस। तो इंटेंस भी इसका मीनिंग जो है ना वो बन सकता है, इंटेंस है, क्रिटिकल भी हो सकता है। सिनोनिम ऑफ प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट मींस एक्सपर्ट, एक्सपर्ट, स्किल्ड, एक्सपीरियंस्ड। एक्सपीरियंस होगा तो एक्सपीरियंस्ड, सो एक्सपीरियंस स्पेलिंग गलत हो गए, एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, तो सिनोनिम बनता है ये प्रोफेशन का। बेनोवलेंट मींस काइंड, बेनोवलेंट मींस काइंड। ठीक है, सो बेनोवलेंट का मीनिंग क्या है? बेनोवलेंट का मीनिंग है काइंड। ठीक है, काइंड हार्टेड। जेनरस भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो जेनरस भी आप कह सकते हैं। तो जेनरस भी जो शख्स होता है वो काइंड होता है, दूसरों का ख्याल रखना चाहता है, दूसरों की हेल्प आउट करना चाहता है। तो काइंड एंड जेनरस, राइट। तो एक और वर्ड यहाँ पे ऐड कर लेते हैं हम लोग, जेनरस। जेनरस, काइंड हार्टेड भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट इज ल्यूसिड। ल्यूसिड मीन्स कि आपकी जो बात है, ठीक है, वो क्या हो? क्लियर हो, दूसरों को इजीली समझ आ जाए। तो जो दूसरों को बात आपकी समझ आ जाए, ल्यूसिड मीन्स क्लियर। ठीक है, सो क्लियर, क्लियर, यहाँ पे ऑप्शन बनता है क्लियर का। अंडरस्टैंडेबल, यस, एक वर्ड आया मेरे जहन में, अंडरस्टैंडेबल, अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, ट्रांसपेरेंट है, वाजिया तौर पे उसमें कोई अ, बात जो है ना वो छुपी हुई नहीं है, कोई बात हिडन नहीं है, इजीली अंडरस्टैंडेबल है, प्लेन है, सीधी सीधी बात है, सिंपल है, सिंपल टू अंडरस्टैंड है। राइट, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। एम्बिशियस। एम्बिशियस का मतलब क्या होता है? कि ऐसा शख्स जो किसी चीज को पाने के लिए बहुत ज्यादा, जिसमें किसकी पाने के लिए लगन है, कोशिश कर रहा है, डिटर्मिन्ड है। ठीक है, और ईगर है, ईगर आ सकता है, गोल ओरिएंटेड है। ठीक है, गोल ओरिएंटेड है, इंथुजियास्टिक है। तो ये वर्ड्स बन सकते हैं। ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल उर्दू में कहते हैं रुकावट को। तो ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल का जो यहाँ पर तो मीनिंग बन रहा है वो बन रहा है प्रॉब्लम। ठीक है ना, जो यहाँ पे चॉइस बन रही है ना वो तो प्रॉब्लम बन रही है। ऑब्स्टेकल आप हर्डल को भी कहोगे, हर्डल को, हर्डल, ब्लॉकेज आ गई है कोई, हिंड्रेंस आ गई, ऑब्स्ट्रक्शन, 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 ऑब्स्ट्रक्ट करना, किसी का रास्ता रोकना, किसी की राह में रुकावट डालना, किसी के गोल्स को अटेम्प्ट ना करने देना। ठीक है, हिंड्रेंस, यस, हिंड्रेंस इज अ गुड वर्ड एज वेल। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। एंटेना में पूछा गया, अब एंटेनम्स पूछेंगे। अच्छा, पेपर में एक बात का ख्याल रखना, अक्सर मैं भी पढ़ाते हुए ये मिस्टेक कर जाता हूँ कि एंटेनम्स जो होते हैं, ऊपर एक क्वेश्चन के अंदर सिनोनिम पूछा गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एकदम से एंटेनम आ जाएगा। हो सकता है पिछले 3-4 क्वेश्चन में लगातार सिनोनिम्स पूछें और फिर एकदम से एंटेनम आ जाए, तो क्वेश्चन को ऊपर से आपने पढ़ लेना है कि एंटेनम पूछ रहा है एग्जामिनर हमसे पेपर में, या हमारे पास पेपर में जो है उसका सिनोनिम पूछा गया। तो बहरहाल मैं तो आपको यहाँ पे सिनोनिम्स भी बताऊंगा, क्योंकि अगर आपको मीनिंग्स आते हैं
तो डेफिनेटली आप उन वर्ड्स के आंसर्स जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से, चाहे एंटोनिम बताना हो चाहे सिनोनिम बताना हो, तो वो आप मार्क कर सकते हो। तो जेन्युइन का मतलब क्या होता है? रियल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? रियल। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? फेक। जेन्युइन को आप ऑथेंटिक भी कह सकते हैं। तो मैं पहले साथ इसका सिनोनिम भी बता रहा हूँ, इसका मीनिंग भी बता रहा हूँ। ऑथेंटिक, ठीक है। ओरिजिनल, ओरिजिनल सबसे सबसे जो बेहतर वर्ड बनता है वो ओरिजिनल बनता है। जेन्युइन मींस ओरिजिनल, ठीक है। ओरिजिनल। ट्रू भी बन सकता है इसका, सिंसेयर भी बन सकता है, ऑथेंटिक तो मैंने बता दिया है। अच्छा, फिर इसमें ऑनेस्ट भी एक तरह से बन सकता है। चॉइसेस में से मीनिंग की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन हमने एंटोनिम मार्क करना है, तो एंटोनिम यहाँ पे इत्तेफाक की बात है, एक ही है। तो जेन्युइन का एंटोनिम क्या हो जाएगा? फेक। फेक। फेक का भी थोड़ी सी वोकैबुलरी बिल्डअप हो जाए, कुछ उसके रिप्लेसमेंट वर्ड्स बता देता हूं मैं, ताकि पेपर में अगर चॉइसेस डिफरेंट है तो आपको पता हो। काउंटरफिट सबसे बड़ा। काउंटरफिट में यू पहले होता है। काउंटरफिट, काउंटरफिट। तो काउंटरफिट, काउंटरफिटेड का मतलब क्या होता है? कि कॉपी, बोगस। हम लोग होते हैं ना जिन्होंने एक्सपेंसिव वॉचेस की फर्स्ट कॉपीज पहनी तो काउंटरफिटेड होती हैं, ठीक है। शैम भी कह सकते हैं इसको, धोखा। चूज द सिनोनिम ऑफ ट्रिवियल। अब देखें, ऊपर एंटोनिम था, बीच में सिनोनिम आ गया। तो पेपर में देखें ना, ट्रिवियल का मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट दैट मच क्रिटिकल बट कि कॉमन है, ऑर्डिनरी है। ऑर्डिनरी है, कॉमन है, ऑर्डिनरी है, माइनर है। ये इसका एंटोनिम बनता है। मेजर, इंपॉर्टेंट भी इसका एंटोनिम बनता है, सिग्निफिकेंट भी एंटोनिम बनता है। यहाँ इत्तेफाक की बात है कि बाकी तीन चॉइसेस में इसके एंटोनिम्स गिवन है। तो ट्रिवियल, तो ट्रिवियल मींस कॉमन, ऑर्डिनरी, ठीक है। समथिंग जिसको कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस की जरूरत नहीं है, कोई ज्यादा क्रिटिकल वो नहीं है, ठीक है। तो ट्रिवियल, कॉमन, ऑर्डिनरी, पेटी भी कह सकते हैं इसको, पेटी, ठीक है। नेग्लिजिबल भी कहा जा सकता है। ट्रिवियल मिस्टेक यानी नेग्लिजिबल मिस्टेक है। ट्रांसपेरेंट, ऊपर एक वर्ड गुजरा था क्लियर का, वहां पे मैंने बताया था इसका मीनिंग। तो ट्रांसपेरेंट मीन्स क्लियर, जिसमें से लाइट पास ऑन हो जाती है। हमने यहाँ पर इसका एंटोनिम बताना है। ओपेक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसमें से लाइट पास नहीं हो सकती। तो बहरहाल ट्रांसपेरेंट जो होता है ना, वो तो क्लियर होता है। वो तो क्लियर तो मेंशन है ऊपर भी, मैं कर चुका हूँ। आप इसको सी थ्रू भी कह सकते हो, इसमें से लाइट पास ऑन हो जाती है। सी थ्रू से भी अच्छा वर्ड इसके लिए एक यूज होगा, जो कि हम अक्सर अपनी फिजिक्स की बुक्स में भी देखते हैं, ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट, इसमें से लाइट निकल रही है, पास ऑन हो रही है, क्लियर है। अच्छा, वो ऊपर एक वर्ड गुजरा था ल्यूसिड, वो भी इसके लिए यूज हो सकता है। ल्यूसिड, लेकिन वो बोल चाल में होता है, किसी की बातचीत के लिए कहते हैं। अगर किसी की बात आपको इजीली समझ आ जाती है तो हम ये कहेंगे कि उसका जो बड़ा ल्यूसिड अंदाज में बोल रहा है। तो ऑपोजिट है इसका ओपेक। ओपेक जिसमें से लाइट पास नहीं होती, नॉन ट्रांसपेरेंट भी कह सकते हैं उसको आप, ठीक है। डार्क है तो ओपेक आ गया। एंटोनिम ऑफ वेग, वेग मीन समथिंग विच इज अनक्लियर, एम्बिगुअस। एम्बिगुअस ये वर्ड भी पेपर्स में मैंने देखा हुआ है इनके। एम्बिगुअस, अनक्लियर, शेडी, कंफ्यूज्ड, फुल ऑफ ग्लिचेस, फुल ऑफ मिस्टेक्स, फुल ऑफ डाउट्स। तो ऑपोजिट तो इसका क्लियर आ जाएगा, क्योंकि ऊपर भी वर्ड क्लियर और ट्रांसपेरेंट गुजर चुके हैं, नीचे में। सो आई एम नॉट गोइंग इन द डिटेल ऑफ दिस। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल मीन विच इज इजीली प्रोन टू गेटिंग ब्रोकन, जो कि बहुत नाजुक है, वीक है। अक्सर हम कोई चीज ऑर्डर करते हैं ना, तो उसके ऊपर भी लिखा हुआ होता है फ्रेजाइल, हैंडल विथ केयर, किसी बॉक्स के ऊपर लिखा होता है। तो जो डेलिकेट है, इजीली ब्रेकेबल है। तो ब्रेकेबल तो एक अच्छा वर्ड नहीं है, वीक भी हो सकता है इसके लिए, ठीक है। ब्रिटल, यस, ब्रिटल भी कहा जा सकता है। शीशा वगैरह या ऐसी जो चीजें ग्लास से बनी होती हैं, इजीली जोड़ के डैमेज हो सकते हैं, ब्रिटल होती हैं। तो एंटोनिम इसका क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग। ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक मींस होपफुल, होपफुल। सो नो डाउट इसका ऑपोजिट तो बड़ा क्लियर है यहाँ पर।
जो कि पैसिमिस्टिक है, और पैसिमिस्टिक का मीनिंग जो है वो होपलेस है। थोड़ा सा इनके और भी रिप्लेसमेंट वर्ड्स देख लेते हैं ताकि वोकैबलरी बिल्डअप हो जाए, क्योंकि अब बहुत टाइम शॉर्ट है। और इसको हम इस तरीके से कवर अप करेंगे कि इस लेक्चर को सुनने से, इस लेक्चर को करने से इंशाल्लाह आप लोगों की 100% प्रिपरेशन हो जाएगी। तो होपफुल का मतलब मैंने बताया, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होपफुल, पॉजिटिव भी होता है इसका मतलब। ये मुझे चॉइस से नजर आया, लेकिन हमने तो यहाँ इंटरनेट बताना है, लेकिन मैं इन वर्ड्स के पहले आपको मीनिंग्स बता दूं। ठीक है, होपफुल का ये हो सकता है। अच्छा, पैसिमिस्टिक मैंने बताया ना कि नेगेटिव, नेगेटिव होपलेस। तो एक वर्ड इसके लिए, जैसे मैंने वहां पे पॉजिटिव बताया तो यहाँ पे नेगेटिव आ सकता है। डाउटफुल, डाउटफुल, नॉट लुकिंग टूवर्ड्स द ब्राइट साइड ऑफ समथिंग। तो ऐसे शख्स को हम कहेंगे कि बड़ा पैसिमिस्टिक है। वो किसी चीज में हमेशा बस नेगेटिवनेस, नेगेटिविटी ढूंढता रहता है, डाउट्स ढूंढता रहता है, सिनिकल है। तो पैसिमिस्टिक। चूज द सिनोनिम ऑफ डेलिब्रेट। डेलिब्रेट का मतलब होता है समथिंग विच इज थॉटफुल, जो कि आपने काम किया है और बड़ा सोच समझ के किया, इंटेंशनली किया, इरादतन किया, उर्दू में कहते हैं। आफ्टर वेरी थॉटफुल प्रोसेस आपने काम किया, बड़ी प्लानिंग से काम किया, प्लान्ड, यस प्लान्ड भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि प्लान्ड है, थॉटफुल, पर्पसफुल, पर्पसफुली किया, एक्सीडेंटल नहीं हुआ वो। अनप्लान्ड या एक्सीडेंटल जो है वो इसका एंटोनिम्स बनते हैं। हैस्टी, हैस्टी का मतलब होता है जल्दबाजी में जो आप काम करते हैं, वो भी अनप्लान्ड होता है। अचानक से आपको कुछ करना पड़ गया, हैस्टी, प्लान नहीं था। आप घर से निकले थे, अचानक गेस्ट आ गए, अब आप उनकी खिदमत में लग गए, खातिर मदारत में लग गए। तो डेलिब्रेट, डेलिब्रेट मीन्स थॉटफुल, इंटेंशनल, इंटेंशनल, थॉटफुल। अब कुछ डेफिनेशंस मैं पहले करवा दूं, ये भी ऑन एंड ऑफ पेपर के अंदर इंक्लूडेड रही हैं। तो ये कुछ पोइटिक डिवाइसेस हैं, तो लाजमी नहीं है कि सारा कुछ एंटोनिम सिनोनिम्स की फॉर्म में होगा, सेंटेंस करेक्शन की फॉर्म में ही होगा, बल्कि पोएटिक डिवाइसेस भी पेपर के अंदर इंक्लूडेड होती हैं। तो मैं थोड़ा सा इनका ओवरव्यू दूंगा, नीचे मैंने इनके कुछ एमसीक्यूज ऐड किए हैं, ज्यादा डिटेल में मैं वो नहीं करवाऊंगा क्योंकि इनके कॉन्सेप्ट्स के ऊपर मैं जरा ज्यादा फोकस करूंगा। तो मेटाफर ये होता है कि जब आप किसी एक चीज को दूसरी चीज करार दे देते हो, जैसे आप उर्दू में कहते हो, लेकिन जहां पे आप लाइक का या कोई और कंपैरिजन के लिए वर्ड यूज नहीं करते, जैसा लाइक या एस का वर्ड आप यूज नहीं करते। ठीक है, तो मैं किसी को कहता हूं कि ही इज अ लायन, सो इट्स अ मेटाफर। ही इज अ लायन, इट्स अ मेटाफर। तो क्योंकि जो स्प्रिंग 25 का एग्जाम हुआ था लास्ट ईयर का, उसमें ये बहुत सारे बच्चों के आ गए थे, तो हो सकता है कि भी दोबारा आ जाए, और जो इनके करिकुलम में इंक्लूडेड है। समटाइम्स फॉल में ज्यादा नहीं देखे मैंने, फॉल में ज्यादा नहीं आए, लेकिन स्प्रिंग के सेशन में थे 2025 के, लेकिन बट दे आर द पार्ट ऑफ देयर सिलेबस, सो दे विल बी कवरिंग देम अप। तो ये अगर आप कॉन्सेप्ट एक दो लाइंस के समझ लो ये, तो आपको क्लियर करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो मेटाफर का मतलब क्या है कि जब आप एक चीज को दूसरी चीज कह देते हैं, और रीजन वही होती है, या तो एग्जैजरेशन होती है या तारीफ करना होता है। या तो एग्जैजरेशन है या फिर तारीफ करना है, बढ़ा चढ़ा के बयान करना है। तो टाइम इज अ थीफ, अगर मैं कहता हूं टाइम इज लाइक अ थीफ, तो फिर ये सिमिली बन जाएगा। तो फिगर ऑफ स्पीच जिसमें जब दो चीजों को आप कंपेयर कर रहे हो, लेकिन कंपेयर करने के लिए एक कंपैरिजन वर्ड भी यूज कर, जैसे लाइक है या एस है या कोई और वर्ड्स हैं, तो वो फिर सिमिली आ जाएगी। समझिए कि शी इज एज ग्रेसफुल एज अ स्वैन, शी इज अ स्वैन बोलूंगा तो फिर मेटाफर हो जाएगा। शी इज एज ग्रेसफुल एज अ स्वैन, तो एज का वर्ड है। ठीक है, तो ये सिमिली है। अगर मैं कहता हूँ ही इज ब्रेव लाइक अ लायन, तो फिर ये भी सिमिली है, क्योंकि कंपैरिजन वर्ड यूज हुआ है ना। तो इज अ लायन, यहाँ पे कोई कंपैरिजन वर्ड नहीं है, तो ये मेटाफर है। तो ये डिफरेंस है। तो पहले दो क्लियर हो गए। पर्सोनिफिकेशन नाम से पता चलता है। लिविंग थिंग्स को, नॉन लिविंग थिंग्स को सॉरी, लिविंग ट्रेड्स देना, ह्यूमन ट्रेड्स देना। द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज, तो विंड तो विस्परिंग नहीं करेगी ना, ह्यूमन विस्परिंग करते हैं। जेरंड, जेरंड क्या होगा? अब जेरंड और पार्टिसिपल बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इसको आप समझ लें। तो जेरंड का मतलब ये है ऐसा वर्ब जो कि आईएनजी के साथ एंड होगा, लेकिन नाउन के तौर पे ऐड करेगा। अच्छा एक बात, जेरंड में हमेशा आईएनजी होगा। पार्टिसिपल में आईएनजी हो भी सकता है, ईडी भी हो सकता है, ईएन भी हो सकता है, आईएनजी नहीं भी हो सकता। तो जेरंड की निशानी ये है कि ऐसा
वर्ब है जिसके आखिर में तो आईएनजी आना है, लेकिन वो नाउन के तौर पे ऐड कर रहा होगा, वो नाउन की जगह पर होगा। स्विमिंग इज फन। ठीक है, स्विमिंग इज फन। कैंपिंग इज अ फ्रूटफुल हॉबी। तो कैंपिंग, तो हॉबी भी आगे जाके तो वो वर्ब ही चल रहा है, नाउन नहीं है। तो नाउन के तौर पे भी वहां पे कैंपिंग ही चलेगा। तो कैंप करना तो खुद एक काम करना है, वर्ब है, तो आईएनजी लगे जरंड। तो जब भी जरंड क्या है कि नाउन के तौर पर ऐड करेगा वर्ब, लेकिन उस वर्ब में लाजमी तौर पे आईएनजी होगा, जरंड में आईएनजी आएगा ही आएगा। पार्टिसिपल में आईएनजी भी आ सकता है, ईडी भी आ सकता है, ईएन भी आ सकता है। अब पेपर में बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि ये पार्टिसिपल है या जेरेंड है या क्या चीज है। तो फिर पार्टिसिपल के केस में वो एडजेक्टिव के तौर पे ऐड करता है। वर्ब तो किसको कहते हैं आप, एक्शन वर्ड, एक्शन वर्ड को कहते हैं, जो वर्ड एक्शन बता रहा है। एडजेक्टिव जो है वो नाउन की क्वालिटी बताता है, वो नाउन की क्वालिटी बताता है। जिस तरह यहाँ पे है द ब्रोकन वॉस ले ऑन द फ्लोर। अब वॉस यहाँ पे नाउन प्रेजेंट है, नाउन की क्वालिटी क्या है कि वो ब्रोकन है। वॉस की क्वालिटी क्या है कि इट्स ब्रोकन। ठीक है, मैं ये कहता हूं कि एन एक्सपेंसिव कार was parked in his garage। तो कार यहां पे नाउन प्रेजेंट है, ये एक्सपेंसिव एज एन एडजेक्टिव ऐड कर रहा है। ठीक है, तो उस कार की प्रॉपर्टी बता रहे हैं। यहां पे इस तरीके का काम ही हो रहा होगा। पार्टिसिपल के केस में आईएनजी हो भी सकता है, प्रेजेंट के केस में आईएनजी भी हो सकता है, और पास्ट के केस में ईडी भी हो सकता है, एंड सम केसेस में ईएन भी आ सकता है, जैसे यहाँ पे ईएन आया हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी निशानी ये है पार्टिसिपल में, क्योंकि पेपर में एमसीक्यूज की फॉर्म में होगा, और ऊपर एक सेंटेंस दे के आपको वो ये कहते हैं कि बताओ कि जो वर्ड अंडरलाइन हुआ हुआ है ये जेरेंड है या पार्टिसिपल है। तो जेरेंड की तो सबसे बड़ी निशानी है आईएनजी है। तो आईएनजी ने, अगर आईएनजी लगा हुआ है तो 90% चांस है कि वो जेरेंड होगा पेपर में। लेकिन कैसे पता चलेगा कि वो पार्टिसिपल है? पार्टिसिपल में भी तो आईएनजी आ सकता है। तो पार्टिसिपल के केस में एक नाउन पड़ा हुआ होगा, अगर नाउन नहीं पड़ा हुआ तो फिर जेरेंड है। सबसे आसान बात ये है। जैसे यहाँ पे नाउन पड़ा हुआ था ना बॉस, यहाँ तो यहाँ पे नाउन है ना। ईडियम्स क्या होते हैं? फिगरेटिव मीनिंग होते हैं, जो लिटरल मीनिंग के तौर पर नहीं लिए जाते। जैसे कहते हैं हिट द सैक, वेरी रिपीटेड इन द वेरियस इंट्रेंस एग्जामिनेशन। हिट द सैक, हिट द सैक मींस गो टू स्लीप, गो टू बेड। piece of cake which is something very easy. Again this one was, as it is in the BU cases, स्प्रिंग 2026 का जो अभी हो चुका है नवंबर के अंदर टेस्ट फेज 1 का, उसके अंदर भी कुछ बच्चों का ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। पीस ऑफ केक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड पीस ऑफ केक? समथिंग विच इज वेरी इजी। एक्टिव पैसिव वॉइस आ सकते हैं पेपर में, और एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट एंड डायरेक्ट जो है ना वो मैं करवाऊंगा। अभी मैं पहले एमसीक्यूज करवा रहा हूँ, और वो एमसीक्यूज जो कि रिपीटेड एंड देयर एग्जाम एज वेल। नॉलेज इज पावर, एक फ्रेज आइडिया में जो कि कंप्लीट करने के लिए आया हुआ है। चूज द करेक्ट सेंटेंस यूजिंग अफेक्ट एंड इफेक्ट। तो ये भी रिपीटेड है पास्ट पेपर्स का। द वेदर विल डैश माई मूड बट द रियल डैश वॉज सीन इन माई प्रोडक्टिविटी। Now there is an difference between the effect written with A and the effect written with E. So first of all, let us understand that difference between के जो इफेक्ट ए से लिखा जाता है और ई से लिखा जाता है उनमें फर्क क्या है। तो सबसे बड़ा तो जो डिफरेंस ये है ना, कि जो ए वाला इफेक्ट है ये वर्ब है, यूजली ये वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। जिसमें यहाँ पे है ना द वेदर विल अफेक्ट माई मूड, तो इसका मतलब ये होता है इन्फ्लुएंस करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा। ठीक है, कि मेरे मूड को क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा। तो इस अफेक्ट का मतलब होता है टू इन्फ्लुएंस।
लेकिन ये वाला जो इन्फ्लुएंस होता है वो एंड रिजल्ट नहीं होता, ये एंड रिजल्ट नहीं होता। ये जो ई वाला इफेक्ट है ये एंड रिजल्ट होता है, और मैंने ऐसे याद रखा हुआ है कि ई से जो इफेक्ट है, ई से एंड है, ये एंड रिजल्ट होता है। ये वाला इफेक्ट क्या होता है, एंड रिजल्ट होता है। तो द वेदर विल अफेक्ट माई मूड, उसका मेरे मूड पे इंफ्लुएंस होगा, बट द रियल इफेक्ट, क्योंकि एंड रिजल्ट की बात हो रही है, विल बी सीन इन माई was सीन इन माई प्रोडक्टिविटी, was सीन इन माई प्रोडक्टिविटी, तो इसलिए यहाँ पे ये वाला इफेक्ट है, राइट। So this effect means influence, but that influence will be temporarily, whereas the effect with E इसमें एंड रिजल्ट होगा, ठीक है। एंड ये यूजली नाउन के तौर पे ऐड करता है, जैसे मैंने बताया ना कि वर्ब के तौर पे ऐड करता है, तो ये वाला इफेक्ट नाउन के तौर पे ऐड करता है यूजली। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। एम्बेरसमेंट, एम्बेरसमेंट में आर भी डबल होता है, एस भी डबल होता है एम्बेरसमेंट, लेकिन एम सिंगुलर होता है और बी भी सिंगुलर होता है। तो ऑप्शन कौन सा बन रहा है, हाँ ए और बी में डिफरेंस है, ठीक मैंने टाइप किया तो ए ही ऑप्शन बन रहा है। लिटरेरी डिवाइसेस ऊपर रिवाइज करेंगे, जल्दी से देखते हैं। ही इज अ नाइट आउल ऑफन स्टेइंग अप टिल डॉन, तो ये क्या है, ये मेटाफर है ना, ही इज अ नाइट आउल, वो सारी रात जागता रहता है, तो नाइट आउल यहाँ पर क्या है, ये मेटाफर है, सिमली नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली उसको नाइट आउल कह दिया है। अगर वो कह देते कि ही इज लाइक अ नाइट आउल तो फिर ये सिमली होता, गॉट इट। तो ही इज अ नाइट आउल, इसलिए ये मेटाफर है। सिमली के केस में कंपैरिजन वर्ड होगा, जैसे यहाँ पे आ गया, हर स्माइल वॉज एज ब्राइट एज द सन, हर स्माइल वॉज एज ब्राइट एज द सन, और सिमली यहाँ पे क्या है, सन है, सन से उसको कंपेयर किया जा रहा है। आइडेंटिफाई द पर्सोनिफिकेशन, ये है तो पूरे का पूरा सेंटेंस में पर्सोनिफिकेशन यूज हुई है। द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज, तो विस्परिंग इज अ प्रॉपर्टी विच इज रिलेटेड टू ह्यूमंस, इज अ ट्रेट रिलेटेड टू ह्यूमंस। इडियम्स पीस ऑफ केक ऊपर बता चुका है। इजी टास्क को कहते हैं ब्लेसिंग इन डिसगाइज, ऑल्सो फ्रॉम द लेटेस्ट पास्ट एग्जाम्स, फॉल 2025 में भी था। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब ये होता है कि किसी नुकसान में कोई ना कोई फायदा हो जाए, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहीं जाना था एंड ऑन योर वे योर कार गॉट पंचर्ड, ठीक है, जहां आपने जाना था दैट वाज क्वाइट फार अवे, आपका 1.5-2 घंटे का ट्रेवल था, आपकी गाड़ी पंचर होगी, आप लेट हो गए, इतने में आपको आपके दोस्त की कॉल आ गई। अब आपको ऑलरेडी गुस्सा आ रहा था कि भाई गाड़ी पंचर हो गई है, और इतनी पंचर हो गई कि चल ही नहीं सकती, कि हवा भी डलवा के चल लें। तो हम क्या करेंगे, हमें दोस्त की कॉल आई, दोस्त ने कहा यार वो तो इवेंट ही कैंसिल हो गया है। आपने कहा बड़ा अच्छा हुआ है, वरना मैं तो अभी आधा घंटा से ज्यादा ट्रैवल कर चुका होता, 2-3 हज़ार का फ्यूल भी जला चुका होता, और ट्रैफिक जैम में भी फंस चुका होता। तो अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज की सिचुएशन है वो, अ थिंग विच लुक्स हार्मफुल इन द बिगिनिंग, लुक्स बैड एट फर्स्ट, बट बाद में उसका कोई ना कोई फायदा निकल आए। तो ऑप्शन सी ही राइट चॉइस बन रहा है डी में, क्योंकि जो है ना वो समथिंग कंफ्यूजिंग है। तो कंफ्यूजन तो इसमें होती है कि इनिशियली वो लगता है कि हमें नुकसान है, लेकिन अल्टीमेटली हमें उसका एडवांटेज होता है। वंस इन अ ब्लू मून, वेरी रेयरली, वो काम जो साल में बहुत एक आध दफा हो जाए तो बड़ी बात है, तो हम कहेंगे वंस इन अ ब्लू मून, आई मीट हिम वंस इन अ ब्लू मून। आपका एक दोस्त था जिससे पहले आप रोजाना मिलते थे, अब वो मिलता ही नहीं है आपको 1-1.5 साल तक, लाहौर चला गया लेट से, वो आप कराची में है लेट से, कभी कभी आता है 2 सालों में एक मरतबा, साल में एक मरतबा मिल लेता है। बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट का मतलब ये होता है किसी की तल्ख बात को, लाजमी नहीं है कि सिर्फ पेन की यहाँ पे बात जो इसने चॉइस में लिखी है, किसी की गलत बात को भी, तल्ख बात को भी, नाकाबिले बर्दाश्त बात को भी बर्दाश्त कर लेना, बेयर कर लेना, तो कहेंगे बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट, टू एंड्योर पेन, डिफिकल्टी इन ब्रेवली। अब प्रेपोजिशंस होते हैं आपके एग्जाम के अंदर, प्रेपोजिशंस इजी होते हैं, लेकिन प्रेपोजिशंस के अंदर सबसे ज्यादा आप स्टूडेंट्स मिस्टेक्स करते हो, एक इसमें, सेकेंडली आप नरेशन और एक्टिव पैसेज में बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हो। फिर मैं अभी जाऊंगा आगे प्रेपोजिशंस के, सॉरी कॉम्प्रिहेंशंस के ऊपर भी, सेंटेंस करेक्शन के ऊपर भी, एरर आइडेंटिफिकेशन के ऊपर भी, लेकिन सबसे ज्यादा जो कॉमन मिस्टेक्स हैं वो इसके अंदर है, और उसकी रीजन क्या है, ये ज्यादा इजी होता है, प्लस हम बचपन से इसमें मिस्टेक्स करते आ रहे होते हैं, कॉमन मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। शी हैज लिव्ड इन दिस सिटी, अब क्योंकि ईयर मेंशनड है तो सेंस आएगा, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। वी हैव लिव्ड हियर फॉर 5 years, क्योंकि ईयर मेंशन नहीं है, टाइम स्पैन मेंशनड है सिर्फ,
तो फॉर आएगा। ये तो बड़ा घिसा पिटा सा आसान सा है। शी विल अराइव डैश नून। अब एट का यूज कब होगा एज अ प्रेपोजिशन? एक तो बात यह है कि आप अगर किसी को अ, किसी जगह पे बुला रहे हो, ठीक है, जैसे मैं कहता हूं कि आई विल मीट यू एट द एयरपोर्ट, ठीक है, कोई प्लेस या लोकेशन देने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये कॉन्सेप्ट समझते जाएं, सिर्फ एमसीक्यूज पर तवज्जो नहीं देनी, ताकि पेपर अनसीन आएगा, ताकि इस लेक्चर से 100% आपका इंग्लिश एक तरफ हो जाए। प्लेस और लोकेशन, इंग्लिश की रिवीजन एक तरफ हो जाए इंशाल्लाह। तो प्लेस और लोकेशन के लिए भी यूज हो सकता है ये, जैसे यहाँ पे यूज हुआ है। टाइम के लिए भी यूज हो सकता है, जैसे कहना आई विल अराइव एट नून, स्पेसिफिक टाइम बता रहे हो आप, उसके लिए यूज हो सकता है। अच्छा, फिर सम टाइम्स ये किसी एक्टिविटी को भी रिप्रेजेंट करने के लिए यूज हो सकता है। मैंने डिफरेंट कलर्स में यूज इसलिए किए हैं ताकि आपको याद रहेगा, एक्टिविटी के लिए भी यूज हो सकता है। सम टाइम्स ये प्राइस के लिए भी यूज हो सकता है। अच्छा, एग्जाम्पल्स मैं अभी आपको करवाता हूँ। ये किसी का किसी चीज में एक्सपर्ट होने को भी बता सकता है। अब इन सब की एग्जाम्पल देखते हैं। पहली तो एग्जाम्पल ये है, शी विल अराइव एट नून, तो ये तो स्पेसिफिक टाइम की होगी ना। जैसा मैं ये कहता हूँ आई विल मीट यू, आई विल सी यू, आई विल मीट यू एट 9 AM। जैसा मैं कहूंगा कि आई विल बिगिन द क्लास एट 9 AM, आई विल स्टार्ट द क्लास एट 9 AM। ठीक है, ये आ गया। अब प्लेस एंड लोकेशन के लिए, जैसा फॉर एग्जाम्पल आई विल मीट यू एट द एयरपोर्ट, आई विल मीट यू एट द एयरपोर्ट। अब मैंने बताया ना कि एक्टिविटी के लिए भी यूज हो सकता है ये, जिस तरह किसी इवेंट को भी बताने के लिए यूज हो सकता है। जिस तरह ये है कि जी दे लाफ्ड एट द जोक, मैं कहता हूं दे लाफ्ड एट द जोक, तो एक्टिविटी बताइए यहाँ पे, एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। अच्छा, हम्म, फिर इवेंट के लिए एग्जांपल कोई होगा, हाँ लेट्स से आई मेट हर एट द पार्टी, आई मेट हर एट द पार्टी, ठीक है जी, ये इसके लिए भी यूज होगा। फिर somebody इज एक्सपर्ट इन समथिंग, तो मैं क्या, और वो ये हम बड़ा कॉमनली रॉन्ग यूज करते हैं, ये भी जरा समझ लेना है। और ये शायद मैंने ऐड भी किया हुआ है, अगर इफ somebody इज गुड इन मैथमेटिक्स, तो हम गुड इन मैथमेटिक्स नहीं बोलेंगे, ये मैंने रॉन्ग बोला है, ये इनकरेक्ट बोला है। तो मैं कहूंगा शी इज गुड एट मैथमेटिक्स, शी इज गुड एट पेंटिंग, शी इज गुड एट राइटिंग, शी इज गुड एट, मैं हाँ एक और भी मैं कह सकता हूँ कि ही इज एक्सेलेंट एट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, इज एक्सीलेंट एट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। एट के मैंने बहुत सारे यूजेस बता दिए आपको। तो ये लोकेशन के लिए, प्लेस के लिए, टाइम के लिए भी यूज होगा, किसी एक्टिविटी को बताने के लिए यूज होगा, इवेंट को बताने के लिए यूज होगा, एक्सपर्टीज को बताने के लिए यूज होगा, किसी के इस तरह के सारे कामों के लिए यूज होगा। अच्छा, अब एक चीज है प्राइस, प्राइस का मैंने बताना यहाँ पे भूल गया हूँ मैं। सो प्राइस के लिए भी यूज हो सकता है। सर मैं कहता हूँ कि टोमेटोज, टोमेटोज, टोमेटोज आर सोल्ड एट, आर सोल्ड एट ₹100 पर केजी, आर सोल्ड एट ₹100 पर केजी। अब नेक्स्ट है, तो मैंने बड़े साथ साथ एक्सप्लेन कर दिए हैं, ताकि इंशाल्लाह इस लेक्चर को अगर आप लोग करेंगे तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। सो नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑन एज अ preposition, द बुक इज ऑन द शेल्फ,
तो पोजीशनिंग के लिए, सरफेस बताने के लिए यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 30 में है शी इज प्राउड, शी इज प्राउड डैश हर अचीवमेंट्स। तो अचीवमेंट्स के ऊपर जो है ना वो प्राउड फील करने के लिए ऑफ लगाया जाता है। तो शी इज प्राउड ऑफ हर अचीवमेंट्स, शी इज प्राउड ऑफ हर अचीवमेंट्स। ठीक है, तो यूज ऑफ देख लेते हैं हम एज प्रपोजिशन। कुछ और केसेस भी मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ। तो ये समटाइम्स किसी चीज की को कह सकते हैं ना, ओनरशिप को बताने के लिए भी यूज होता है, पोजेशन को बताने के लिए भी यूज होता है। तो ओनरशिप के लिए यूज भी होता हो सकता है ये, पोजेशन बताने के लिए भी ये यूज हो सकता है। जिस तरह मैं कहता हूँ कि ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइंड, तो मेरा दोस्त है ना, तो यहाँ पे मैंने यूज किया इज अ फ्रेंड ऑफ माइंड, तो मेरा दोस्त है इसलिए मैंने उसको यूज किया, ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइंड। ठीक है, द कीज ऑफ द कार आर मिसिंग, तो ये ओनरशिप बताने के लिए यूज हुआ है। समटाइम ये क्वांटिटी बताने के लिए भी यूज होगा। क्वांटिटी के लिए कैसे यूज होगा, जैसे मैं कहता हूँ पीस ऑफ केक, जैसे ऊपर एक वर्ड गुजरा था ना, खैर वो तो इडियम के तौर पे था, क्वांटिटी बताने के लिए यूज होता है। स्लाइस ऑफ केक, चलो कर लो, अ स्लाइस ऑफ केक, अ स्लाइस ऑफ पिज्जा, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ के साथ लगा, क्वांटिटी बताने के लिए यूज होगा। ये कॉम्पोजिशन के लिए भी यूज हो सकता है, तो कोई चीज किस चीज से मिलकर बनी हुई है, किस मटेरियल से मिलकर बनी हुई है। यस, ज्यादा बेहतर वर्ड है। तो मैं कहता हूँ रिंग ऑफ गोल्ड, अ रिंग ऑफ गोल्ड। सो ये भी एज पोजेशन, एज अ प्रपोजिशन यहाँ पे यूज हो रहा है। तो पोजेशन या ओनरशिप बताने के लिए, क्वांटिटी बताने के लिए, मटेरियल बताने के लिए यूज होता है। समटाइम्स ये किसी चीज का कॉज या रीजन बताने के लिए यूज होता है, कॉज या रीजन बताने के लिए भी यूज होता है। जैसा मैं कहता हूँ ही डाइड ऑफ कोलेरा। ठीक है, ही इज टायर्ड ऑफ वर्किंग सो मच। तो ये कॉज बताने के लिए भी यूज हो रहा है, रीजन बताने के लिए भी यूज हो सकता है। राइट, तो ये द चिल्ड्रन आर एक्साइटेड फॉर द ट्रिप, विद द ट्रिप। देखते हैं पहले की चॉइसेस क्या है, अबाउट द ट्रिप, विद द ट्रिप। अब देखो यहां पर ना ये इस्तेमाल तो फॉर द ट्रिप पे भी हो सकते हैं, लेकिन फॉर के अंदर अभी वो चीज नहीं है कि जो अबाउट के साथ है यहाँ पे। तो अबाउट जो है ना वो रीजन बता रहा होता है कि किसी इवेंट की वजह क्या है, या किसी हैपनिंग की वजह क्या है, या यहाँ पे एक स्टेट की वजह क्या है। ठीक है, तो ये रीजन बता रहा होगा किसी चीज की। तो द चिल्ड्रन आर एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप, अभी वो ट्रिप हुआ नहीं है, दे आर प्लानिंग अबाउट इट। तो ये कंसर्न भी आ सकता है इसमें। अच्छा, फिर ये मैं ये कह सकता हूं कि फॉर का यूज तब होगा कि अभी वो ट्रिप के लिए जाने के लिए जा रहे हैं, प्लानिंग हो चुकी है, दे आर एक्साइटेड फॉर द ट्रिप, तो फिर वहां पे आप फॉर भी लगा सकते हो। तो दोनों लग सकते हैं इसमें, मैंने दोनों की सिचुएशन भी बता दी है। बहरहाल एज अबाउट को मैं एज अ प्रपोजिशन बता देता हूँ कि ये समटाइम्स किसी चीज का रिलेशनशिप भी बताने की जरूरत होता है। जैसे मैं ये कहता हूँ कि आई रेड अ बुक, आई रेड अ बुक अबाउट हिस्ट्री, तो आई रेड अ बुक अबाउट हिस्ट्री, तो मैंने हिस्ट्री के बारे में किताब पढ़ी है ना, तो रिलेशनशिप बता रहा है। अब सम टाइम ये अप्रोक्सीमेशन के लिए भी यूज हो सकता है। अप्रोक्सीमेशन के लिए ये कैसे यूज हो सकता है, सम टाइम ये अप्रोक्सीमेशन के लिए ऐसे यूज हो सकता है कि मैं ये कहता हूँ कि देर आर अबाउट 30 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, देर आर अबाउट 30 स्टूडेंट्स, अबाउट 30 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। देर आर अबाउट 30 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। राइट जी, तो ये है। समटाइम्स ये किसी इवेंट को भी बता सकता है कि समय कहता हूँ ही वॉज अबाउट टू लीव व्हेन आई एंटर्ड द रूम,
यानी जब मैं वहां आया तो वो जा रहा था। अच्छा, अब अगेन ये एट का यूज मैं ओवर बता चुका हूं कि ये किसी की एक्सपर्टीज बताने के लिए भी यूज होता है। शी इज गुड एट प्लेइंग चेस, शी इज गुड एट प्लेइंग चेस। आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल्स ऑफ इट, क्योंकि एट के यूजेस मैंने आपको काफी सारे बता दिए हैं। एक बड़ा कॉमन प्रेपोजिशन जो कि पेपर में आता है, उसके ऊपर भी थोड़ी सी डिबेट कर लेते हैं, और वो है वर्ड फॉर का। तो फॉर एज अ प्रेपोजिशन को क्विकली देखते हैं, फिर हम एक्टिव पैसिव पे चलेंगे। तो फॉर एज अ प्रेपोजिशन जो है ना, समटाइम्स पहली बात तो ये है कि वो रीजन या पर्पस बताने के लिए भी यूज होता है। अगेन ये भी, जिसमें मैं कहता हूँ दिस गिफ्ट इज फॉर यू, दिस गिफ्ट इज फॉर यू, तो यहाँ पे फिर फॉर लगेगा। ड्यूरेशन और टाइम के लिए भी यूज हो सकता है। आई वेटेड, आई वेटेड फॉर 2 आवर्स, 2 घंटों तक मैंने उसका इंतजार किया। ऊपर मैंने बताया था ना कि जिसमें होता है कि आई हैव लिव्ड हेयर फॉर 5 इयर्स, एक सेंटेंस गुजरा था इतना का सिमिलर, तो वो भी ड्यूरेशन और टाइम में ही आ गया। बेनिफिट और एडवांटेज भी बताने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ, एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ, तो यहाँ पे फॉर लगेगा। ठीक है, तो ये इसके लिए भी यूज होगा। समटाइम्स ये एक चीज बताने के लिए भी यूज हो रहा है, कि कोई चीज कितने की बाय की है, लेट्स से, जैसे हमें कहते हैं आई बॉट दिस फॉर $10, आई बॉट दिस फॉर ₹1000, आई ट्रेडेड माई कार फॉर अ न्यू वन, आई ट्रेडेड माई कार फॉर अ न्यू वन। ठीक है, आई ट्रेडेड माई ओल्ड कार फॉर अ न्यू वन। वी आर लिविंग फॉर लंडन टुमारो। आप कहीं जा रहे हो तो डेस्टिनेशन बताने के लिए या गोल बताने के लिए आप कह सकते हो कि यूज हो रहा है कि वी आर लिविंग फॉर लंडन टुमारो। चेंज टू पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस का पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक्टिव वॉइस के अंदर पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो इस टोन को हम लोग कहते हैं कि ये एक्टिव है। ये क्या है? ये एक्टिव है। जब आप उसको पैसिव में लेकर जाएंगे, तो पैसिव में जाते हुए ऑब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा, वर्ब मिडिल में ही रहेगा, फिर आखिर में सब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट से वर्ब, फिर वर्ब से सब्जेक्ट। द शेफ कुक द डिनर, डिनर वॉज। अब डिनर स्टार्ट में आ जाएगा, डिनर में डबल एन होता है, मैं बस जगह कम दिया, डाइनर बन गया। डाइनर तो डिनर करने की जगह को वैसे कहते हैं, तो डिनर पढ़ना है इसको, डिनर। अब कुकड आएगा, कुक तो आएगा, लेकिन यहाँ पे साथ वॉज भी लगेगा। कुकड से पता चला कि पास्ट की बात हो रही है, पास्ट नोन है। तो डिनर, डिनर वॉज कुकड बाय द शेफ। ये जो मैंने ब्लू में लिखा है सेंटेंस में, ये सारे का सारा, ये शेफ जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है। डिनर वॉज कुक्ड बाय द शेफ, डिनर वॉज कुक्ड बाय द शेफ। अच्छा, नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पर उल्टा काम है, कह रहा है एक्टिव में ले जाएं। तो इसका मतलब है कि ये अगर पैसिव में है तो सब्जेक्ट लास्ट में है, ऑब्जेक्ट स्टार्ट में है, बीच में वर्ब है, तो द टीचर स्टार्ट में आ जाएगा, द टीचर, द टीचर। अब वॉज रिटन बता रहा है कि पास्ट की बात है, तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, द टीचर रोट। राइट, रोट रिटन होता है ना, तो रोट सेकंड फॉर्म है ना, तो ये सेकंड फॉर्म आएगी, द टीचर रोट द लेटर। ऑल्दो ये बेसिक एलिमेंट्री क्लासेस की चीजें हैं, प्री ओ लेवल्स की या 6 7 की या प्री मैट्रिक की, बट क्योंकि हमें भूली भी होती हैं तो ये हमें नहीं आ रही होती। पैसिव में लेके जाना है, द कमेटी अप्रूव द न्यू रूल। तो द न्यू रूल स्टार्ट में आ जाएगा, द न्यू रूल वॉज, वॉज द न्यू रूल वॉज अप्रूव्ड। वॉज टू लगाया, अप्रूव्ड सेकंड फॉर्म है ना भाई, तो पास्ट में तो वॉज आएगा, वॉज अप्रूव्ड। किसने अप्रूव किया? कमेटी ने, बाय द कमेटी, बाय द कमेटी। ठीक है। अच्छा, दो और कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे
ऐड करना जरूरी है एक्टिव पैसिव के। ये तो मैंने 3 जो क्वेश्चन करवाए, ये तो पास्ट पेपर से क्वेश्चन आपको करवाए। अब सम टाइम्स इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे मैं ये क्वेश्चन लिखता हूं, एक क्वेश्चन मैं राइट डाउन करता हूं, शी इज कुकिंग द फूड, इज कुकिंग द फूड। अब इसके केस में क्या होगा? अब ये भी एक सिनेरियो बनता है जो कि हमारे पास आता है पेपर में, शी इज कुकिंग द फूड, जब आई एन जी लगा हुआ तो हम क्या करेंगे? या शी इज कुकिंग लंच। तो अब इसके लिए क्या होगा? अगेन वही काम है, यहां पर भी वही काम है कि शी इज सब्जेक्ट हेयर, कुकिंग है वहां पे वर्ब है, फूड जो है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो जब भी आई एन जी लगा हुआ होगा तो आपने बीइंग लगाना है, चाहे वो पास्ट में है चाहे प्रेजेंट में है। यहाँ तो प्रेजेंट है क्योंकि इस की बात हो रही है। द फूड इज प्रेजेंट की रस है, तो जब भी तो बीइंग आएगा, बीइंग कुक्ड बाय द बाय हर, सॉरी कुक्ड बाय हर, द फूड इज बीइंग कुक्ड बाय हर। तो जब भी आई एन जी है तो क्या लगाना है आपने? आपने बीइंग लगाना है, साथ आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, साथ आपने थर्ड फॉर्म लगानी है। तो ये फोर्थ रूल हो गया, एक्टिव पैसिव की फोर्थ सिचुएशन होगी। फिफ्थ और लास्ट सिचुएशन को देखते हैं, जो कि एफर्मेटिव की सिचुएशन है, जिसमें किसी काम करने का कहा जा रहा है। एफर्मेटिव की सिचुएशन है, तो अगर एक एक्टिव सेंटेंस है क्लोज द डोर, क्लोज द डोर, तो ये पैसिव में यूं जाएगा, लेट द डोर बी क्लोज्ड, लेट द डोर बी क्लोज्ड। तो लेट द डोर बी क्लोज्ड, तो जब आप किसी चीज को करने का कह रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, तो लेट द डोर बी क्लोज्ड। तो क्लोज द डोर था एक्टिव में, जब ये पैसिव में गया है, तो ये मैंने ब्लू में इसको हाईलाइट कर रहा हूं, जब ये पैसिव में गया तो लेट द डोर बी क्लोज, तो लेट द आ जाएगा और द डोर पहले आ जाएगा, बी क्लोज आखिर में आ जाएगा। तो काम वही चलेगा कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आ गया, सब्जेक्ट आखिर में चला गया। लेकिन यहाँ तो समझ ही नहीं आ रहा था ना कि है क्या क्लोज द डोर। यहाँ तो बस एक डायरेक्ट काम करने का कह रहा है, यहाँ पे किसको कहा जा रहा है वो प्रेजेंट नहीं है सेंटेंस में। क्लोज द डोर बस है, क्लोज तो वर्ब हो गया, डोर ऑब्जेक्ट है जिसको बंद करना है। तो सब्जेक्ट जब लैग करेगा तो लेट द डोर बी क्लोज, टर्न ऑफ द फैन, लेट द फैन बी टर्न ऑफ। और जब भी आई एन जी है तो देख लेना है आपने कि प्रेजेंट है या पास्ट है, वो एज इट इज रहेगा, इज है तो इज रहेगा, वॉज है तो वॉज रहेगा, वर है तो वर रहेगा। लेकिन बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाओगे लाजमी, एसेंशियली। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल नंबर 1 है, ठीक है, कुछ मैंने पहले एग्जांपल्स करवाई है, इन एग्जांपल्स में आपको अगेन कॉन्सेप्ट सारे रिवाइज हो जाएंगे। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के साथ मैंने ये इमोजी जानबूझ के लगाया है क्योंकि ये नरेट करना होता है, इसलिए इसको नरेशन भी कहते हैं, भाई किसी की बात को कोट करना। ठीक है, नरेशन का मतलब क्या है? किसी की बात को कोट करना। तो शी सेड, तो यहां पे तो आपने नरेट किया है ना, शी सेड आई एम रीडिंग। तो बड़ा सिंपल केस है, जब आप प्रेजेंट से पास्ट में जाना पड़ेगा क्योंकि पीछे सेड है, तो आगे डैड के बाद शी वॉज रीडिंग लगेगा क्योंकि शी बता रही है अपने बाद में, शी सेड डैड, आई की जगह पे शी, एम की जगह पे वॉज रीडिंग। ही सेड आई विल कॉल यू, ही सेड दैट, ही सेड दैट। अब ही बता रहा है अपने बारे में, ही ही रहे आ जाएगा आई की जगह पे, चाहे फ्यूचर का केस है, लेकिन क्योंकि पीछे सेड है तो आगे सेकंड या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी, वुड कॉल मी यू, यानी मैंने बताया ना कि मुझे कॉल करेगा, तो यू रिप्लेस हो जाता है फिर मी से, दे रिप्लेस हो जाता है देम से। अभी आगे आएंगे केसेस। पास्ट परफेक्ट, ही सेड आई हैड गॉन होम, तो पास्ट परफेक्ट में हैड आएगा ही आएगा, चाहे आप उसको डायरेक्ट में लेके जा रहे हो तो तब भी आएगा। ही सेड दैट ही हैड गॉन होम, शी सेड आई एम लर्निंग स्पेनिश, शी सेड दैट शी, अब सेड की वजह से ये एम की जगह पे वॉज हो जाएगा, वॉज लर्निंग स्पेनिश, शी सेड दैट शी वॉज लर्निंग स्पेनिश। अब हम आते हैं एमसीक्यूज की तरफ वापस।
कन्वर्ट टू इनडायरेक्ट, अब इनडायरेक्ट में लेके जाना है हमने। ही सेड आई विल फिनिश द वर्क टुमारो, एग्जैक्ट ये सेंटेंस अभी रिसेंट एग्जाम्स में आया हुआ है, स्टूडेंट फीडबैक पे ऐड किया हुआ है। ही सेड कोमा, ठीक है, ही सेड इनडायरेक्ट में लेके जाना, सॉरी, ही सेड तो डैट तो आएगा ही आएगा, ही सेड ग्रीन से लिख रहा था मैं, ही सेड डैट, अब ही ने बताया, ही विल की जगह पे वुड, रीजन भाई पीछे सेड था ना, ही वुड फिनिश, अब आगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, थर्ड नहीं आएगा, ही वुड फिनिश नहीं लगा देना, ही वुड फिनिश द वर्क द नेक्स्ट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे, टुमारो को कहते हैं इंडायरेक्ट में द नेक्स्ट डे, टुमारो रिप्लेस हो जाता है किससे, टुमारो मैंने रिप्लेस कर दिया किससे, द नेक्स्ट डे से। यस्टरडे होगा अगर तो वो रिप्लेस हो जाता द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। कन्वर्ट टू डायरेक्ट, शी मेंशन दैट शी हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, तो ये परफेक्ट है वो रहेगा, शी सेड, शी सेड, मेंशन भी रख सकते हो, सेड भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है। शी सेड या शी मेंशन कोमा इन्वर्टेड कोमास, शी आई हैड, परफेक्ट में तो हैड रहेगा ना, आई हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। अब एग्जामिनर ने यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए देखते हैं चॉइसेस में क्या किया हुआ है, मैंने बताया मेंशन तो रह सकता है, कोई मसला नहीं, अब उसने ये सारी चीज पहले ये बात नहीं, यूं भी लिखा जा सकता है, आई हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट शी मेंशनड या शी सेड, तो देखना फिर भी आपने से कोई होगा, इस तरह ट्विस्ट किया ताकि स्टूडेंट्स गलत करें। अब समटाइम्स इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस होते हैं, स्पेशल केसेस हैं डायरेक्ट इंडायरेक्ट के, जिसमें यस नो टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर यस नो बनता है, उसमें आप इफ लगाते हो या वेदर लगाते हो डायरेक्ट स्पीच में। जिसमें ये है ना कि शी सेड डू यू लाइक चॉकलेट, शी सेड डू यू लाइक चॉकलेट, शी सेड, शी सेड इफ आई लाइक चॉकलेट, इफ लगाएंगे, वेदर भी लगा सकते हैं, शी आस्क्ड वेदर आई लाइक चॉकलेट, तो इफ या वेदर लगाओगे प्लस साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, शी सेड इफ आई लाइक चॉकलेट, ठीक है। अब अगेन ये क्वेश्चन है, अब इसमें डू या डिड का इस्तेमाल तो नहीं है, लेकिन है तो सवालिया एक क्वेश्चन है ना, इंटरोगेटिव क्वेश्चन है, सवाल पूछा जा रहा है जिसका आंसर यस या नो हो सकता है कि भाई तुम आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। तो मैंने बताया कि यस और नो वालों के लिए मैंने ऊपर ट्रिक क्या लिखी है आपको, जब ये नोट्स आपके पोर्टल पे आएंगे आप देख लीजिएगा कि यस या नो के लिए आपने इफ या वेदर लगाना है हमेशा, ये बड़ी मिस्टेक है जो, क्योंकि ज्यादा यूज नहीं होते, और एक आध बीच में कहीं ऐसा आ जाए, क्योंकि अगेन देखें सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड है, क्वेश्चन पॉप अप होंगे स्क्रीन के ऊपर। ही सेड आर यू कमिंग विद अस, ही आस्क्ड इफ आई वाज कमिंग विद देम, अस की जगह पे दे की जगह पे देम से रिप्लेस होता है, अस हो गया दे हो गया, ये रिप्लेस होता है देम से इनडायरेक्ट में नरेशन में, राइट। और इसमें डैट नहीं होता, ये फॉर वेदर वालों में डैट कभी भी नहीं लगाना, आप देख रहे हो यहाँ पे डैट नहीं है आंसर में, ऊपर भी जो मैंने करवाया उसमें डैट नहीं था। अच्छा, डब्ल्यू एच से जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, वेयर, व्हाट, व्हाई, एक्सेट्रा, हुम, ये जो केसेस हैं, विच, ये जो सारे केसेस हैं, इनमें भी डैट एक तो नहीं लगाना, दूसरी बात है वो रिटेन रहेंगे, डब्ल्यू एच वाली बात रिटेन रहेगी, ठीक है, डब्ल्यू एच वाली बात रिटेन रहेगी। शी आस्क्ड वेयर डू यू लिव, शी आस्क्ड, अब डैट नहीं लगाना, शी आस्क्ड वेयर, अब मेरे से पूछ रहा है ना वो, मेरे से पूछ रही है ना वो, यू, यू की जगह पे क्या रहता है आई, वेयर आई लिव्ड, लिव्ड क्यों भाई, पीछे आस्क्ड है, वेयर आई लिव्ड। दे आस्क्ड व्हाई आर यू लेट, दे आस्क्ड व्हाई आई वाज लेट, वाज क्यों पीछे आस्क्ड है, डैट नहीं लगाना, व्हाई व्हाई रहेगा, दे आस्क्ड व्हाई आई वाज लेट। अब सम टाइम स्टेटमेंट जो होती है वो यूनिवर्सल ट्रूथ होती है इनडायरेक्ट के अंदर, नरेशन के अंदर, दे विल बी टेकन एज इट इज, उनके ऊपर नहीं वॉज लगा देना, उनके ऊपर नहीं फ्यूचर लगाना। जैसा ये है ना कि द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, भाई सन इंशाल्लाह कल भी ईस्ट से ही निकलेगा, परसों भी ईस्ट से ही निकला था, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये एज इट इज लिखा जाएगा, जब यूनिवर्सल ट्रूथ है तो एज इट इज लिखा जाएगा। शी नहीं है, टीचर है, द टीचर सेड दैट, ये देखें, द टीचर सेड दैट, इनडायरेक्ट के लिए हम चले गए, लेकिन अगली बात मैंने येलो में हाईलाइट किया वो एज इट इज रहेगी, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ये भी वो है, यूनिवर्सल ट्रूथ है,
He said that honesty is the best policy. was नहीं है, हमेशा से honesty बेस्ट पॉलिसी थी. जितना मर्जी क्रिटिकल टाइम आ जाए, जितनी मर्जी डार्क एजेस आ जाए, जितना मर्जी बुरा वक्त आ जाए, ईमानदारी का बोलबाला ही होगा. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. हाँ जी. ये क्वेश्चन है आपके सैंपल पेपर में से, और उसके बावजूद सीबीटी में भी देखा गया. आई एम गोइंग डैश टू वॉच अ मूवी. आई एम गोइंग डैश टू वॉच अ मूवी सिनेमा. आई एम गोइंग सिनेमा टू वॉच अ मूवी. सेन से नहीं बनती भाई. आई एम गोइंग टू सिनेमा टू वॉच अ मूवी. नहीं, अभी भी कुछ गड़बड़ है. देखते हैं और चॉइसेस के. आई एम गोइंग टू द सिनेमा. आ क्यों नहीं लगाया? मैं एक सिनेमा में जा रहा हूँ. अरे भाई, मूवी देखने के लिए किसी स्पेसिफिक सिनेमा में जाओगे ना, तो इसलिए आ नहीं आएगा, द आएगा. आई एम गोइंग टू अ सिनेमा टू वॉच अ मूवी नहीं. आई एम गोइंग टू द सिनेमा टू वॉच अ मूवी इज अ बेटर चॉइस. हाँ, अगर दा वाली चॉइस ही ना होती फिर आ लगा सकते थे. लेकिन दा जो है वो स्पेसिफिसिटी बता रहा है कि स्पेसिफिक सिनेमा में जा रहा है भाई. सिनेप्लेक्स में जा रहा है, सेंटोरस वाले में जा रहा है, या डीएचए 2 वाले में जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है. मैंने खैर इस्लामाबाद में ज़्यादा चॉइसेस नहीं है, तो मैंने इसलिए इन दोनों के नाम ले दिए. ठीक है. आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज एन एरर. ये आपके पेपर में होगा. इसके ऊपर ए होगा. मैंने बहुत सारे करवाए हैं पूरी. इसके ऊपर कंपाइलेशन करवाई है. इसके ऊपर बी होगा. इसके ऊपर सी होगा, और ऑप्शन डी होगा नो चॉइस. ये तो थोड़ा सा आसान है अगेन. ये भी सैंपल पेपर का है, लेकिन आगे मैंने जो करवाए हुए थोड़े से टफ भी करवाए हुए, पास पेपर्स के भी करवाए हुए. तो दे वर ऑल शॉक्ड एट हिज फेलियर इन द एग्जाम. सेंटेंस पूरा कर लें. मिस प्रिंट है यहाँ पे. इन द एग्जाम. शी वॉज शॉक्ड एट हिज फेलियर नहीं होगा. शी वॉज दे वर ऑल शॉक्ड बाय हिज फेलियर. वो उसकी नाकामी पर शॉक्ड थे. ठीक है. आगे और आ रहे हैं सेंटेंस करेक्शन के, बड़े इंपॉर्टेंट है. पहले इनको देखते हैं. लिटरेरी डिवाइसेस कंटिन्यू है. एलिट्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, पहले इसको देख ले. बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बताया ना कि फॉल 2025 में, सॉरी स्प्रिंग 2025 में, स्प्रिंग 2025 में कुछ बच्चों की ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आ गई थी, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, रैंडमली कंप्यूटर क्वेश्चन जनरेट करेगा. तो अब हमारा स्प्रिंग 2026 का है, तो हम इसलिए इसको रिवाइज करेंगे ही करेंगे. शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर. एलिट्रेशन में क्या होता है, सेम साउंड के रिपीटेड वर्ड्स आ रहे होते हैं. जैसे ये भी ऐसे है, ये भी ऐसे है, ये भी ऐसे है, ये ऐसे 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 है. इसको आप एलिट्रेशन कहते हैं. पर्सोनिफिकेशन तो ऊपर गुजरी है ना, कि जब आपने क्या करना है, नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन ट्रेट देना है. आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच. हाइपरबोले का मतलब क्या होता है, कि ऐसा ऐसा जुमला जिसमें बहुत ज्यादा एग्जैजरेशन से काम लिया जा रहा है, और वो एग्जैजरेशन से काम मेटाफर की तरह तारीफ करना नहीं है, रीजन, बल्कि स्ट्रेस डालना है, बात पे जोर देना है. आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स टू क्लीन योर रूम. आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स टू क्लीन योर रूम. मिलियन मतलब ये नहीं कि मैंने पूरा उसको 10 लाख मरतबा काउंट करके बोला है, बल्कि स्ट्रेस डाले हैं. तो ये क्या होगा, ये हाइपरबोले होगा. तो एग्जैजरेशन की जाती है स्ट्रेस डालने के लिए, हाइपरबोले होगा. सिमली तो ऊपर गुजर चुका है. ही वॉज एज फास्ट एज लाइटनिंग. यहाँ पे सिमली है. द स्काई वॉज अ ब्लैंकेट ऑफ स्टार. स्काई को डायरेक्टली कह दें तो ये तो मेटाफर है, ये सिमली है. द थंडर रोड एंग्रली, ये पर्सोनिफिकेशन है भाई, पर्सोनिफिकेशन है. लाइफ इज अ रोलर कोस्टर. इस बात का मतलब यह है कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं. रोलर कोस्टर में क्या होता है, ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं. तो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं. इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेस. इसमें कई दफा आप बड़े टॉप नॉच फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे, लेकिन जिंदगी में मसाइल होंगे. आपकी जिंदगी में फाइनेंशियली आप वीक हैं, आपकी जिंदगी में हो सकता है कि बाकी चीजें अल्लाह ताला ने ज्यादा आसान रखी. तो लाइफ रोलर कोस्टर है. इस बात का मतलब ये है, लेकिन ये भी मेटाफर है. ईडियम तो है, लेकिन एक तरह से मेटाफर है. तो ही वॉज एज फास्ट एज लाइटनिंग. तो ही वॉज एज फास्ट, बिजली की तरह तेज था. आइडेंटिफाई द जरंड इन द. तो अब इसमें जरंड ही है. पहली बात तो ये है. रीजन क्या है भाई, कोई और नाउन नहीं है. तो जरंड के केस में वर्ब ही नाउन के तौर पे ऐड कर रहा होगा, साथ आईएनजी लगा होगा. तो सिंगिंग मेक्स हर हैप्पी. आइडेंटिफाई द पार्टिसिपल इन दिस सेंटेंस. पार्टिसिपल इन दिस सेंटेंस. द क्राइंग बेबी नीडेड कंफर्ट. अब बेबी नाउन प्रेजेंट है,
नाउन की प्रॉपर्टी बता रहा है ये वर्ड क्राइंग, तो ये क्राइंग यहाँ पे जेरेंड नहीं है, ये पार्टिसिपल है भाई, क्योंकि नाउन प्रेजेंट है, ये नाउन पड़ा हुआ है। मैंने बताया ना, ये पर्पल में ये नाउन पड़ा हुआ है बेबी, यहाँ पे नाउन है, तो क्राइंग उसकी एक सिचुएशन है। तो ये नाउन की पोजीशन बता रहा है, तो नाउन के लिए ये एडजेक्टिव के तौर पे ऐड कर रहा है ना, ये पार्टिसिपल हुआ, जेरेंड ना हुआ। तो जेरेंड की निशानी ये है कि ऊपर देखे ना, यहाँ पे कोई नाउन नहीं था। विच आर द फॉलोइंग कंटेन्स ऑक्सीमोरॉन। अच्छा, ऑक्सीमोरॉन में पहले आपको बता देता हूँ होता क्या है। ऑक्सीमोरॉन का मतलब ये होता है कि एक सेंटेंस के अंदर दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। ये मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि अगर पर्सोनिफिकेशन वगैरह आ रहे हैं तो हो सकता है कि ये भी आ जाए आगे। फिर हम चलते हैं दोबारा सेंटेंस करेक्शन की तरफ और कॉम्प्रिहेंशन की तरफ और एनॉलजेस की तरफ। तो कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो रही हो, जिसमें मैं कहता हूँ लाउड साइलेंस, लाउड भी है और साइलेंस भी है, ठीक है, ऑक्सीमोरॉन की एग्जाम्पल है। तो साइलेंस तो लाउड नहीं होता ना, तो साइलेंस तो लाउड नहीं होता, लाउड साइलेंस, ठीक है। तो लाउड साइलेंस, तो ये क्या है, ये ऑक्सीमोरॉन है, लाउड साइलेंस। तो लाउड साइलेंस का मतलब क्या है कि ये ऑक्सीमोरॉन, फिगर ऑफ स्पीच जहाँ पे दो कॉन्ट्राडिक्टरी या दो ऑपोजिट वर्ड्स को कंबाइन करते हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपल होगा बिटर स्वीट, ये कड़वा भी है और मीठा भी है, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये हम उसके लिए बोलते हैं कि जहाँ पे हैप्पी और सैडनेस दोनों, हैप्पीनेस और सैडनेस दोनों, बिटर स्वीट। फिर लाउड साइलेंस तो हमने देखा, फिर एक होता है डेफनिंग साइलेंस, डेफनिंग साइलेंस, डेफनिंग साइलेंस, डेफनिंग साइलेंस, ठीक है। और डेफनिंग साइलेंस ये आ सकता है। बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 56 है, क्वेश्चन नंबर 56 के अंदर जो है ना, इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में अच्छे खासे होंगे, यानी नॉलेजेस और कॉम्प्रिहेंशंस यूजुअली उन बच्चों की आती हैं कि जिनका वर्बल रीजनिंग का पोर्शन होता है इंग्लिश में या उनके टेस्ट में। लेकिन ये आपको बैरिया के टेस्ट में काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे कि आपने एरर को पॉइंट आउट करना है, ठीक है, आपने एरर को पॉइंट आउट करना है। तो कह रहा है कि ऑल फोर पार्ट्स मेक अ सेंटेंस, वन पार्ट इज एन एरर, चूज द पोर्शन। द टीचर गेव अस मैनी एडवाइजेस बिफोर द एग्जाम। अच्छा, अब टीचर जो है ना, टीचर तो ठीक है सिंगुलर है, अब टीचर एक एडवाइस दे या एक से ज्यादा एडवाइस दे, ठीक है, तो यहाँ पे मैनी एडवाइसेस नहीं आएगा वर्ड। एडवाइस जो है ना वो अनकाउंटेबल है, वो क्वांटिफाइड है एक तरह से। द टीचर गेव अस मच एडवाइजेज हो सकता है, द टीचर गेव अस एडवाइजेज हो सकता है बिफोर द एग्जाम, मैनी नहीं लगा सकते इसके साथ। तो बहरहाल इसमें मिस्टेक है। मैंने नीचे रीजन इसलिए मेंशन कर दिया कि जब आप नोट्स को रिव्यू करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। ही अलोंग विद हिज फ्रेंड्स हैव गॉन टू द सिनेमा। तो कॉन्सेप्ट समझ लेना है आप लोगों ने, ताकि अगर अनसीन भी आए तो मसला ना हो। ही अलोंग विद हिज फ्रेंड्स हैव गॉन टू द सिनेमा, ही अलोंग विद हिज फ्रेंड्स। अब सब्जेक्ट यहाँ पर ही है, तो सब्जेक्ट के मुताबिक यहाँ पे हैज आना चाहिए, फ्रेंड्स के मुताबिक नहीं हैव लगेगा, फिर सब्जेक्ट के मुताबिक लगेगा ना, हैज गॉन टू द सिनेमा। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू सबमिट देयर होमवर्क बाय फ्राइडे। ईच नहीं होगा, अब अगर ईच है भी तो फिर वर नहीं होगा, तो ये दोनों नहीं, कोई लॉजिक नहीं बन रही। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स अगर बोल दिया है तो फिर आगे वॉज आएगा, ठीक है। ऑल द स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू सबमिट देयर होमवर्क बाय फ्राइडे, वो ठीक हो सकता है। अगर ईच लगा दिया है तो फिर वॉज लगाओगे, फिर वर नहीं लगाओगे। तो अगर ये होता ना ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, तो फिर आप आगे हम वर लगाते थे, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू सबमिट देयर होमवर्क बाय फ्राइडे। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स है तो वॉज आएगा। नीदर ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट इन दिस केस, ये पूरा सेंटेंस है। नीदर ऑफ द आंसर्स, अब नीदर जो है ना, नीदर और नॉर नहीं है यहाँ पे, पहली बात तो ये है, इसको उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना कि भाई आप कहेंगे कि भाई तो पुराने लेक्चर्स में आपने, लास्ट वीक के लेक्चर्स में आपने कहा था कि आपने क्लोजेस्ट वर्ड, क्लोजेस्ट सब्जेक्ट देखना है। तो ये नीदर नॉर नहीं है बच्चों, ये सिर्फ नीदर है या नाइदर है। तो नाइदर ऑफ द आंसर, तो नाइदर अकेला जो है ना वो सिंगुलर होता है, नाइदर ऑफ द आंसर्स इज करेक्ट का कोई भी जवाब ठीक नहीं है।
ही प्रेफर्स टी देन कॉफी इन द इवनिंग, गलत है। जब दो चीजों के बीच में कंपैरिजन होता है तो देन नहीं लगाते, टू लगाते हैं। जब एक चीज को आप किसी दूसरी चीज के ऊपर प्रेफरेंस दे रहे हो, फोकियत दे रहे हो, तो फिर देन नहीं लगेगा, फिर टू लगेगा। देन का कंपैरिजन तब होगा जब ज्यादा चीजों के बीच में है, दो से ज्यादा चीजों के बीच में है। ही प्रेफर्स टी ओवर कॉफी भी नहीं होगा, ही प्रेफर्स टी टू कॉफी होगा बस। No sooner had he left when I realized my mistake. No sooner, no sooner had he left. अब when नहीं होगा, नो सूनर हैड ही लेफ्ट देन आई रियलाइज द मिस्टेक, उसके बाद तब मैंने अपनी मिस्टेक को जाना। द न्यूज, भाई न्यूज एक हो या ज्यादा हो, ये मैंने बहुत दफा बताया हुआ है, और ये बड़ा टिपिकल है कि न्यूज का वर्ड ये यूज करते हैं, मतलब बैरियर नहीं यूज करती, बाकी जगहों पे भी, एनटीएस में, एयर में, आईओबीएम में सेंटेंस करेक्शन आता है काफी ज्यादा। तो द न्यूज एक हो या ज्यादा हो, और न्यूज ही बोली जाती है, और न्यूज इन इटसेल्फ एक कोलेक्टिव एक सिंगुलर के तौर पर ऐड करता है। तो द न्यूज इज नॉट कंफर्म्ड बाय द ऑफिशियल्स yet. I went to the market and bought vegetables, fruits and milk. भाई ये एंड लगाने की क्या लॉजिक है बार बार? आई वेंट टू द मार्केट, बॉट वेजिटेबल्स कोमा फ्रूट्स एंड मिल्क। तो ये मिस्टेक है यहाँ पे। इफ आई वॉज यू, भाई यहीं से पता चल गया, इफ आई वर यू आई वुड नेवर मेक सच अ मिस्टेक। अनरियल कंडीशन है ना, कंडीशनल हो तो आई के साथ फिर हमेशा वर लगेगा, दे के साथ भी, वो तो वैसी बार लगता है। ही डिड नॉट वेंट टू स्कूल यस्टरडे, और डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ही डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। बेस फॉर्म लगती है इसके साथ, फर्स्ट फॉर्म लगती है इसके साथ, ये सेकंड लगा दी है, गलत हो गया। तो कॉमन टिपिकल मिस्टेक है। द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैव इंक्रीज्ड ड्रास्टिकली दिस ईयर। द नंबर ऑफ, भाई नंबर है ना, द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैज इंक्रीज्ड ड्रास्टिकली। ड्रास्टिकली का मतलब है रैपिडली, एकदम से इंक्रीज हो गया उनमें, अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज हो गया। माई फादर टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी सिंगुलर है ना, वैसे भी ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, मैं ऊपर मैंने बताया है। दे डिस्कस्ड अबाउट द इशू फॉर आवर्स। दे डिस्कस्ड अबाउट द इशू, भाई डिस्कस्ड भी बोल रहा है, अबाउट भी बोल रहा है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। दे डिस्कस्ड, डिस्कस्ड अबाउट, पर डिस्कशन किसी टॉपिक के ऊपर ही है ना, किसी मुद्दे के ऊपर ही है, किसी मसले के ऊपर ही है, किसी इशू को लेकर ही है, किसी आर्गुमेंट को ही लेकर ही है। तो दे डिस्कस द इशू फॉर आवर्स। ये हम बड़ा कॉमन मिस्टेक है जो हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं, इसीलिए मैंने अभी जब ये पढ़ा तो मुझे आइडेंटिफाई नहीं हो रहा था मेरे से। नीदर माई पेरेंट्स, हाँ वो नीदर नॉर दोनों आ रहे हैं। नीदर माई पेरेंट्स नॉर माई टीचर, नॉर माई टीचर, अब अर्ली सब्जेक्ट, इससे पीछे सब्जेक्ट ये है, टीचर, टीचर सिंगुलर है, हैज आएगा। नीदर माई पेरेंट्स, अब ये नहीं कहना पेरेंट्स था तो यहाँ हैव लगाओ, नहीं नहीं, इसमें क्लोजेस्ट सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा। नीदर और और में, आइदर और में दो सब्जेक्ट्स होंगे भाई, एक नाइदर के साथ, एक नॉर के साथ। 70 नंबर है। शी इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द टीम, शी इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द टीम होगी ना, प्लेयर्स एक से ज्यादा प्लेयर्स होते हैं ना टीम में, मैं तो बोलने ही करेक्ट लगा था। तो ये तो कुछ इजी होंगे जो डायरेक्टली आपको मिस्टेक पता चल जाएगी। ये गेम में यूजफुल पीस ऑफ एडवाइस, एडवाइस, एडवाइसेस, एडवाइजिंग। एस वाली एडवाइस में और सी वाली एडवाइस में क्या फर्क है? ये वाला एडवाइस, सॉरी ये वाला एडवाइस जो है ना, ये नाउन है, ये वाला, ये वाला नाउन है, और ये वाला एडवाइस वर्ब है। ठीक है जी। तो ही गेव मी अ यूजफुल पीस ऑफ एडवाइस। अब एस के साथ एडवाइस लगाना है, सी के साथ एडवाइस लगाना है, इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाए, पेपर में अगर आ जाए तो हम इसको देख सकें। जैसे हमने ऊपर यूज किया था हम लोगों ने इफेक्ट और इफेक्ट को, ठीक है, तो ये भी इनके पास पेपर में से है। तो एडवाइस एंड एडवाइस का जो फर्क है ना, इसको हम लोग देखते हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये वाला एडवाइस तो वर्ब है, ये तब है कि जब आप किसी को कोई चीज रिकमेंड कर रहे हो, सजेशन दे रहे हो, गाइडलाइन दे रहे हो। अब सब उसकी मर्जी है ना, सजेशन वो फॉलो करे या ना करे, तो वो एडवाइस होगा एस के साथ। तो मेरे से बड़ा एडवाइस होगा एस के साथ, ठीक है, तो वो एडवाइस होगा एस के साथ। ये जो गाइडेंस है या ये जो रिकमेंडेशन है, ठीक है, इसमें जब आप रिकमेंडेशन देते हैं तो ये इसकी रीजन होती है, ये काउंसलिंग के लिए दी जाती है, ठीक है।
ये काउंसलिंग करने के लिए दी जाती है, ये भी रिकमेंडेशन या सजेशन ही है। सो डॉक्टर अगर लेट से है, वो एडवाइस करेगा या एडवाइस करेगा, ये देख लेते हैं, तो इससे आपको शायद जरा ज्यादा समझ आ जाए। तो डॉक्टर की जो एडवाइस होती है वो सी के साथ होती है, क्योंकि उसने आपको जो एक रिकमेंडेशन दी है उसको आपने एसेंशियली फॉलो करना है। ठीक है, तो डॉक्टर के साथ एस वाला एडवाइस नहीं लगाना आपने। ठीक है, उसमें तो क्या है कि डॉक्टर का तो काम ही एडवाइस देना है, तो सी वाला ही एडवाइस आएगा। तो ये मी यूजफुल पीस ऑफ एडवाइस। ठीक है, तो एडवाइस आएगा यहाँ पे, काम उसने सजेशन दिया, रिकमेंडेशन दिए। चूज द करेक्ट सेंटेंस, शी एडवाइज्ड मी, अब आ गया ना यहाँ पे सेंटेंस मैंने, शी एडवाइज्ड मी टू स्टे काम, नहीं ये वाला एडवाइस नहीं आएगा भाई, मैंने बताया डॉक्टर देगा, कोई टीचर देगा, कोई काउंसलर देगा। अब शी एडवाइज मी टू स्टे काम, शी एडवाइज्ड मी, एडवाइस यानी करने का काम किया ना, उसने कहा भाई तुम इसके ऊपर चलो, अब फिलहाल तुम काम रहो। आगे वर्ब है तो ये भी वर्ब के तौर पे ये ऐड होगा, शी एडवाइज मी टू स्टे काम। अब दो लोगों के बीच में कंपैरिजन है, तो ऊपर भी मैंने कहीं बताया है कि देन यूज होगा, और ये इसलिए मैंने रिपीटेडली किया कि ये भी रिसेंट पास्ट पेपर्स में काफी दफा आया। तो ही इज टॉलर देन हिज ब्रदर, तो दो चीजों के बीच में कंपैरिजन है, एक को दूसरे से बड़ा बता रहे हैं। हाँ प्रेफरेंस में होता तो टू होता, जैसा मैंने ऊपर कहा था कि आई प्रेफर टी टू कॉफी, तो वहां पे टू लगा, यहाँ पे देन लगा, यहाँ क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, वहां पे प्रेफरेंस थी। तो डिफरेंस देखना है आपने, और जब ज्यादा चीजों के बीच में प्रेफरेंस होता तब भी देन यूज होता है, सिर्फ कंपैरिजन के लिए नहीं देन यूज होता। फर्स्ट वी वेंट शॉपिंग एंड दैश वी हैड लंच एट द कोर्ट, ये जो देन होता है ये कंपैरिजन के लिए यूज नहीं होता। ये जैसे उर्दू में हम कहते हैं तब, या उसके बाद, उसके बाद, यानी आफ्टर फर्स्ट इवेंट अनदर इवेंट हैपेंड, तो फिर मैं देन कहूंगा। फर्स्ट वी वेंट शॉपिंग एंड देन वी हैड लंच, कंपैरिजन तो नहीं हो रहा ना, उसके बाद का इवेंट बता रहे हैं तो देन आएगा। तो ये देन और देन का यूज भी पास्ट पेपर्स में रिसेंट में आया हुआ है, इसको लाजमी देखना है। ही वॉज टायर्ड डैश ही डिडंट गिव अप, एंड ही डिडंट गिव अप नहीं, सो ही डिडंट गिव अप। ही वॉज टायर्ड लेकिन उसके बावजूद उसने नहीं किया ना, बट कॉन्ट्रास्टिंग इवेंट दिखा रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन बता रहा है, उसने कंटिन्यू रखा अपना हार्डवर्क। एंड्रयू डैश राइट नाउ ही वांट्स टू पास हिज टेस्ट टुमारो, एज इट इज सैंपल पेपर का क्वेश्चन है जो कि रिपीटेड रहा है पेपर में। एंड्रयू इज स्टडिंग राइट नाउ, अभी वो पढ़ रहा है। यू वांट टू पास हिज टेस्ट, यू वांट टू पास हिज एग्जाम टुमारो, वो अपने टेस्ट को या एग्जाम को कल जो है वो पास करना चाहता है। Like, comment, and subscribe.